बहुत खूबसूरत नीमूबाज साहब, बहुत खूबसूरत गाया आपने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। व्यूअर्स, आज का शो एक ताज़ियाती शो है और एक ट्रिब्यूट है इतने बड़े लेजेंड को जो कि कुछ दिन पहले हमसे बिछड़ गए हैं। उनका काम, उनका नाम, उनकी रोशन ख्याली और उनका इतना काम आर्ट एंड कल्चर पे, इतना काम उनका फिल्म्स पे, टीवी पे, थिएटर पे, ड्रामास पे और अगर आप बात करें इंसान तो खूबसूरत इंसान, खूबसूरत दिल के मालिक और सबसे बड़ी बात है रोशन ख्याली, जिसका मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ। एक बार मुलाकात का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा और कहते हैं ना परसेप्शन बदल गई मेरी। तो हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं मोहम्मद कबीर खान साहब को। अगर हम बात करें मोहम्मद कबीर खान साहब की तो इंडिया में पैदा हुए वो 13 नवंबर 1943 में वो पैदा हुए और उसके बाद पेशावर माइग्रेट कर गए और छोटी सी उम्र में उन्होंने पाकिस्तान रेडियो के साथ अपना काम शुरू किया। नन्हे मियाँओं का एक प्रोग्राम आया करता था और रेडियो की एक पहचान बने। उसके बाद उन्होंने एडमिशन ले लिया एडवर्स कॉलेज में और कहते हैं कि कुछ अरसा वो बैंकिंग सेक्टर से भी उनकी वाकफियत रही, उन्होंने काम किया वहाँ। मगर वो कहते हैं ना कि आपका प्रोफेशन जो है और आपका पैशन जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। समटाइम्स हमें ये भी नहीं पता लगता कि हमारा जो प्रोफेशन है क्या वो हमारा पैशन है, मगर उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ के अपने पैशन को, एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाया। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो कितने साल, कहते हैं कि 17 साल की उम्र से उन्होंने काम शुरू किया, 80 साल में वो जाके खालिक हकीकी से जा मिले। तो उन्होंने 60 साल अपने, इससे भी ज़ायद साल अपने इस प्रोफेशन को दे दिए। बहुत कुछ सीखने को हमें मौका मिलता है, बहुत कुछ है उनके हवाले से। एक इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर सकती हूँ। अगर हम बात करें उनकी फ़िल्मों की, अगर हम बात करें उनके ड्रामास की, अगर हम बात करें उनके थिएटर की, तो वो आखिरी वक्त तक काम उन्होंने अपनी एक्टिंग का जो जौहर है वो कहते हैं ख़त्म नहीं किया। और एक प्ले था मेरी लाडली जिसका वो हिस्सा थे, मगर अपनी नासाज तबीयत की वजह से वो इस प्ले को पूरा नहीं कर सके और कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे और आखिरी आरामगाह उनकी कनाडा बनी, क्योंकि कनाडा में उनके बच्चे थे। कहते हैं ना कि जहाँ आपकी औलाद हो, जहाँ आपका पौधा हो, इंसान वहीं जाता है। उनके लास्ट इंटरव्यूज़ अगर मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहती हूँ अगर चला सकें तो चलाएं, क्योंकि उनका एक लास्ट इंटरव्यू मैंने कल देखा और थोड़ा सा मेरे दिल को, कहते हैं ना कि मैं रंजीदा हो गई कि थोड़े से नाराज़ थे। खैर, माँ बाप नाराज़ नहीं हो सकते बिल्कुल भी, लेकिन कहते हैं एक शिकवा था उनका, हम चला रहे हैं, आप प्लीज़ सुने उनका शिकवा क्या था। बहुत ही ये जनरेशन का बहुत बड़ा मसला है कि ज़्यादा बच्चे हों फिर भी दूर हैं, कम हों फिर भी दूर हैं। मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी संजीदा हैं और बड़ी समझने वाली हैं। वो इसलिए कि माँ बाप से दूर तो होना ही होता है, या माँ बाप दूर हो जाते हैं या बच्चे दूर हो जाते हैं। और बात जैसे मेरा प्रोफेशन जो है, अब अगर मेरे बच्चे कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं और खुदा ना खास्ता यहाँ कोई ऐसी परेशानी होती है, जैसे अभी मेरी बीवी आपने बताया जी बीमार थी, तो फिर वो एक बेटी आई, अच्छा। यहाँ 8 दिन रह के चली गई, फिर दूसरी आई, फिर रह के चली गई। अब वहाँ से उसको वो गई है बड़ी इंग्लैंड, जो ये यानी मेरी नवासी का निकाह भी है आज या कल। अच्छा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितने दूर दूर हैं जी, लेकिन इसके हवाले से बहुत करीब भी हैं जी, कि चलिए उनको आप देख लेते हैं जी, तो आपको समझौता करना पड़ता है जी। अच्छा चलो, उसने जाते मुझे बात की अभी कल शाम को, क्या मैं आई एम टुवर्ड्स यू के नाम बिल्कुल, हाँ, तो दोनों बैठी हुई थी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। बिल्कुल। मैंने कहा गुड लक इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये तो करना पड़ता है जी। तो बहुत
हौसला तो रह जाता है, आखिर वो चिड़िया तो उड़ जाती हैं। तो इन आपने इन चीज़ों का मुझ पर इफेक्ट इसलिए हुआ कि मैंने आपसे कहा ना कि जब बचपन से ही आपकी एक सोच एक तरफा हो जाती है और आप बहुत गौर से लोगों को देखने लगते हैं और समझने लगते हैं आप, तो आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप जैसा तो कोई होता नहीं। आपकी आदतें, आपके तौर तरीक़े, आपकी गुफ्तगू, चाल ढाल, सब कुछ जिस तरह आप रहना चाहते हो वो कोई नहीं आपका साथ देता। और फिर आप जानती हैं कि एक लम्हा वो भी होता है 24 घंटे में जब आपको सोचना ही पड़ता है। बिल्कुल। कि आखिर आपने तो रहना तो नहीं जी, तो थोड़ा बहुत फिर आप किसी और दुनिया में भी जाने की कोशिश करते हैं जी। जैसे हमारे नूरुल वतन है, कोई सूफियाना सिस्टम हो गया। आजकल तो वो सूफी ट्रैक पे चल रहे हैं और वो खूब चल रहे हैं। तो आप देखिए ये सारा ये रिश्ते जो है ये बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने और बड़ी कहते हैं ना कि ऑथेंटिक बात की कि चिड़ियाँ अपने घोंसले से उड़ जाती हैं। वो घोंसला उन्होंने बनाया और उन चिड़ियों की नरिशमेंट, उन चिड़ियों का फ्यूचर कहीं और था। तो ये बात कहते मेरे दिल को लगी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं कि उनका ये कहना था कि मेरा विज़न अलग, बट मेरे साथ जो मेरा एक हथियार है जिसको मैं मोबाइल कहता हूँ, उससे मैं सबके साथ कनेक्ट रहता हूँ। बड़ी पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को बयान किया, बहुत अच्छा लगा। अपना एक काम के साथ दोस्ती, एक काम के साथ रिश्ता नहीं छोड़ा उन्होंने, आखिरी वक्त तक काम किया, अपने विज़न को लेके आगे गए और कहते थे कि मुझे मेरे बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें और जब वो आ सकते हैं पाकिस्तान आएँ, मुझसे मिलें, मगर मैं अपना जो घोंसला है वो नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैंने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है। अच्छा, अगर हम उनके अवार्ड्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी अवार्ड की ज़रूरत थी, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को किसी अवार्ड की ज़रूरत थी, अवार्ड को बल्कि उनकी ज़रूरत थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया, PTV अवार्ड हो गया और दुनिया भर के अवार्ड्स उनको मिले। और अवार्ड की जब कभी साहब का नाम आता था तो अवार्ड की वैल्यू बन जाती थी, अवार्ड्स पे जाने से कहते हैं अवार्ड शो की वैल्यू बन जाती थी। और उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश थी, उसका भी एक इंटरव्यू है जो कि रात को मैंने सुना कि वो कहते थे कि मेरा एक विज़न था मैं हॉलीवुड में काम करूं। मैंने दुनिया के हर जगह काम किया, मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस की, मैं कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ मैंने काम नहीं किया। कहते हैं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हॉलीवुड में काम करूं और अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश उनकी पूरी की। कुछ साल पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में एक शूटिंग की जिसका उन्होंने तस्करा किया, जो एक फ़िल्म में वो आए भी। और कहते मैं देख के हैरान हो गया कि मैं एक पाकिस्तानी एक्टर, कहते हैं पाकिस्तानी एक्टर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पहचान है, मगर पाकिस्तान और हॉलीवुड का कहते हैं थोड़ा सा मिलाप एक करना मुश्किल हो जाता है प्रोफेशनलिज्म के मामले में, और उनका एक पूरा सिनेमा है। तो उन्होंने मुझे कहा डायरेक्टर ने कि 5 बजे आपको सुबह गाड़ी लेने आ जाएगी। कहते हैं कि मैंने कहा कि मुझे तो खैर आदत है थोड़ा सा सेट पे देर होने की। तो मैंने देखा अपनी खिड़की से जहाँ मैं ठहरा हुआ था कि 4:50 पे गाड़ी वहाँ वेट कर रही थी मेरा। कहते मुझे बहुत डिफरेंट लगा, मुझे लगा कि बाकी मेरी कोई वैल्यू है और मेरा नाम है, मेरी पहचान है। उनके छोटे छोटे क्लिप से मैं बहुत महसूस हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी छोटी छोटी बातें सुनकर। एज अ पर्सन मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे हमेशा एक बात की, मैंने उनके 2-3 इंटरव्यूज़ किए न्यूज़पेपर्स के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो तुम कर रही हो ना वो जारी रखना, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन कम हैं और ख़वातीन का आगे आना इस फील्ड में तब उस ज़माने की बात है, मैं आज से 8-10 साल पहले की बात कर रही हूँ। एक बहुत बड़ी इनोवेशन है, एक बहुत बड़ी ओरिएंटेशन है ख़वातीन के लिए। तो रोशन ख़याली की मैंने बात की, उन जैसा रोशन ख़याल शख्स, एक सादा फहम आदमी, और कहते हैं कि एक दुनिया में छा जाने वाला एक आदमी, एक शख्स हम में नहीं है मगर हमारे दिलों में हमेशा से ज़िंदा रहेंगे। उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं आज, हमारे साथ रहिएगा। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट ज्वाइन करेंगे हमें, जो उनकी बारे में बात बताएंगे और बातें करेंगे। गुड मॉर्निंग।
मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा, गलियों गलियों मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा, जब भी इस शहर से गुजरोगे तो याद आऊंगा। तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे, तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊंगा। यही अदाकार का कमाल हुआ करता। तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊंगा। और हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे। कितने बेशुमार ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम अपने फनकारों के साथ, अपने अदाकारों के साथ शेयर करते हैं। कितनी मेमोरीज होती हैं जो हमें मुख्तलिफ मौक़ों पर याद दिलाती हैं कि फ़लाँ शख्स का फ़लाँ प्ले चल रहा था, फ़लाँ लाइन उसने कही थी, उससे मेरी ये यादें जुड़ी हुई हैं। यही कैफियत कवि साहब के साथ भी हमें नज़र आती है। तो अनकही बात को समझोगे तो याद आऊँगा, तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊँगा। हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे, सफ़े ज़ीस्त को पलटोगे तो याद आऊँगा। कि जब हम ज़िंदगी का सफ़ा पलटते हैं तो कहीं हमें अंधेरा उजाला नज़र आता है, कहीं रगों में अंधेरा हमें याद आता है, कहीं और बहुत सारी मेमोरीज आती हैं। कहीं हमें सिर्फ ये याद आता है कि कवि साहब परफॉर्म कर रहे थे और मैं अपनी फैमिली के साथ या आप अपनी फैमिली के साथ फलाना काम कर रहे थे, मगर हमारी इज्तिमाई यादों में, इज्तिमाई शऊर का ऐसे बड़े फनकार, बड़े लोग जो हैं वो हिस्सा बन जाते हैं। और इसी अंदाज में होते थे मुखातिब मुझसे, इसी अंदाज में होते थे मुखातिब मुझसे, खत किसी और को लिखोगे तो याद आऊँगा। पाकिस्तान टेलीविज़न से एक प्ले चला करता था, रात रेल और ख़त, तो आपको वहाँ भी कवि साहब जो हैं वो याद आएंगे। और मेरी खुशबू तुम्हें खोलेगी गुलाबों की तरह, मेरी खुशबू तुम्हें खोलेगी गुलाबों की तरह, तुम अगर खुद से न बोलोगे तो याद आऊँगा। बेशुमार ऐसे कैरेक्टर्स जो नफ्सियाती उलझनों पर मबनी थे, जिनको बयान करना शायद किसी नफ्सियाती मौलिज के लिए भी मुमकिन नहीं होता है। जब कवि साहब ने उसको अपनी एक्टिंग के ज़रिए ज़ुबान दी तो हमें इंसानी शऊर की बारीकियों का और पेचीदगी का एहसास हुआ कि अच्छा, इंसान इन मसाइल से भी गुज़र सकता है और ये उस पर कैफियत होती है। और बेशुमार चीज़ें हैं। फिर आखिर में मैं यही कहूँगा कि गलियों गलियों मुझे ढूंढोगे तो याद आऊँगा, जब भी इस शहर से गुज़रोगे तो याद आऊँगा। तो आप जब भी अदाकारी के शहर से गुज़रेंगे, जब भी आप एक ऐसे शहर से गुज़रेंगे जिसमें चेहरे के तासुरात के ज़रिए अपने जज्बात के इजहार की बात होती है, जहाँ पेचीदा नफ्सियाती मसाइल को, जिनको समझना, जिनको बयान करना बाज़ औक़ात मुसन्निफ़ के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे चिराग आप देखिए तो एक शोला नीला आपको नज़र आ रहा होता है और एक आप उसकी जो लौ देखते हैं, जो बत्ती देखते हैं, उसके ऊपर एक लौ होती है, उनके बीच में एक इनविजिबल फ्लेम होता है, एक गैर मरई नज़र ना आने वाला फ्लेम होता है, शोला होता है। ये वो शोला होता है जिसे अदाकार अपनी अदाकारी के ज़रिए बयान करता है, मगर वो अदाकार मोहम्मद कवी खान मरहूम जैसा होना चाहिए। बहुत खूबसूरत तरीके से सैयद वसी शाह साहब आपने ट्रिब्यूट दिया है। और अगर आपकी बात करें तो आप हमेशा से ही हमें इस पोडियम में एज अ एंकर, एज अ होस्ट, एज अ पोइट और एज अ लिटरेचर में आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम और बहुत रिकॉर्ड्स हैं आपके पास आपकी पोइट्री के हिसाब से। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आज तो क्या एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना, इसलिए कि हम सभी कवि साहब के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम एक ऐसे फनकार के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 70 बरस हमें दिए। मैंने जैसे कहा ना कि जो हमारे इज्तिमाई शऊर का, हमारे इज्तिमाई लाशऊर का हिस्सा बना, बेशुमार मेमोरीज़ हमारी कवि साहब के साथ हैं और बेशुमार चीज़ें हमने उनकी अदाकारी की, उनके कैरेक्टर के ज़रिए। कम होता है कि इतना बड़ा आदमी हो, इतना पॉपुलर आदमी हो, इतने तवील अरसे तक अपने करियर में उन्होंने उरूज देखा हो, और उसके बावजूद एक तकरीबन 60-70 साल स्पैन में आप अगर देखें तो उनके किरदार पर कोई एक धब्बा भी आपको नजर नहीं आता। आप किसी से मिले, कंसिस्टेंसी, नॉन स्टॉप वर्किंग, यस, वो बहुत बड़ी बात है। और आखिरी खुद एक बहुत बड़ी बात, 2021 तक तो वो लास्ट करते रहे एक्टिंग। तो उन्होंने सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं किया बल्कि बहुत कुछ सिखाया है।
उस सिखाने में उन्होंने आपको ज़िंदगी करना भी सिखाया अपने कैरेक्टर के जरिए, कि आप एक अहमियत रखते हुए, एक ज़माने में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो जीत के भी तकरीबन करीब पहुंच गए थे। लाजिम बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे वो। उस अहद में भी जब वो अपनी जवानी में थे, फिर बाद में भी लोग पहले उनसे मोहब्बत करते थे, फिर लोग उनसे इज़्ज़त मोहब्बत के साथ पहले भी करते थे, मगर लाजिम बात है कि एज की भी एक रिस्पेक्ट होती है। जब आप 20, 25, 30 साल किसी माशरे को देते हैं और इतने कैरेक्टर के ज़रिए देते हैं, तो लोग फिर आपकी बहुत लोग ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं जैसे अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ अपने यानी कि उन किरदारों को नहीं ढाला टेलीविज़न की स्क्रीन पे और ड्रामे की शक्ल में हम तक पहुँचाया, बल्कि जो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी थी ना, जब आप उठते बैठते हैं, जैसे मेरी कभी साहब से बेशुमार मुलाकातें रही, मैं उनको इंटरव्यू भी किया रात गए में, मेरी ज़िंदगी की यादगार इंटरव्यूज़ में से एक वो था, इसलिए कि अदाकार इतने काबिल, इतनी डेप्थ रखने वाले अदाकार जो हैं वो हमारे यहाँ निस्बतन कम हुए हैं। ये जो पूरी लॉट थी, जिसमें कवि साहब थे, जिसमें ख़याम सरदी थे, जिसमें आबिद अली थे, फिरदौस भाई को अल्लाह ताला, तो ये जितने भी लोग हैं और थे, इनमें आपको लिटरेचर नज़र आता है, इनमें आपको ज़िंदगी का शऊर नज़र आता है। तो कवि साहब जो थे वो इनमें बिल्कुल ही एक अपनी शनाख्त रखते थे। तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो मैं हैरान रह गया जब मैं उनसे बात कर रहा था। मुझे ये गुमान बिल्कुल नहीं था कि वो यानी कि कम पढ़े लिखे हैं, मगर इस कदर डेप्थ होगी, जिंदगी का इतना शऊर होगा। हमको लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा। और आप कैरेक्टर्स की बात करें तो हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स में ढलते हुए देखा है, नेगेटिव रोल्स में, पॉजिटिव रोल में, कॉमेडियन। यस। और अब देखिए, आप जो बात कर रही हैं ना, आप अगर मुकम्मल कर लें या मैं आप प्लीज। मैं देखिए, मिसाल के तौर पे एक्टर का क्या कमाल होता है। अब जब आप एक्टर में जाते हैं ना, रोल में जाते हैं आप, तो बाज़ औक़ात आपको एज होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अभी कोई टोन पकड़ लूँ, ये पुराने ज़माने के लोग थे तो बड़े बारीक किया करते थे। अब जब अंधेरा उजाला आया है, ये बुनियादी तौर पे मेरा हाफ़ज़ा अगर ठीक काम कर रहा है, तो यूनुस जावेद साहब का एक प्ले था रगों में अंधेरा। ये उस ज़माने में ये नशे वशे का और हेरोइन का अफगान वॉर शुरू हुई थी, अमेरिका ने वो कर दिया था। उसके बाद बहुत इन्फ्लक्स आया हमारे इस खित्ते में, हमारा जो पूरा मुआशरा है वो तलपट होकर रह गया और हमारा बेशुमार नौजवान जो है वो नशे की लत में पड़ गया, ख़ासतौर पर हेरोइन का नशा। तो उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक प्ले प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था रगों में अंधेरा, और कवि साहब एक पुलिस ऑफिसर हैं सीनियर, और उनके गिर्द वो प्ले घूमता है। तो हम प्ले चला भी रहे हैं। हाँ, वो जी हाँ, इस वक्त लोग देख भी सकते हैं। ये सारे पुराने लोग हैं टेलीविज़न के। जी हाँ, तो ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और फिर ये किस तरीके से उसको वो करते हैं, और बहुत ही फ़र्ज़ शनास और बहुत ही कमिटेड एक ऑफिसर हैं, और फिर किस तरह से वो उसकी बेखनी करते हैं। तो ये इतना पॉपुलर हुआ ये कवि साहब वाला कि इसके ऊपर फिर पाकिस्तान टेलीविज़न ने बाद में कैरेक्टर्स डेवलप किए और यूनुस जावेद साहब से एक प्ले लिखवाया जिसका नाम था अंधेरा उजाला। वो रगों में अंधेरा था, ये जो आप देख रहे हैं ये गालिबन रगों में अंधेरा, बाद में अंधेरा उजाला है। अब हुआ ये कि सारे ये देखिए बड़े लोग थे ना, एक हेल्थी कंपटीशन भी तो होता है ना। अब कवि साहब का एक अपना यानी कि उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी कैरेक्टर को कैरी करना, रोल को कैरी करना। अब कवि साहब के पास इस कैरेक्टर के अंदर, मैं चूंकि 25-30 बरस मैंने प्लेज लिखे, तो अगर आपके पास वक्त है तो कर लीजिए कि मुझे 2-3 मिनट चाहिए होंगे। कवि साहब की जो फनकाराना सलाहियत थी और किस वो फन के उरूज पर थे, कितनी कमांड थी, मुझे 2-2.5 मिनट चाहिए। रोशनी डाल देंगे। मैं वापस आके वसी शाह साहब हमारे साथ रहेंगे पूरे प्रोग्राम में और हमें बताएंगे कि उनका साथ कवि साहब के साथ किस तरह गुजरा। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं और आज हम मोहम्मद कवी खां साहब को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और अगर हम बात करें उनके ड्रामास के बारे में
तो उन्होंने अपने ड्रामा का स्टार्ट जो है नजराने से किया, उनका पहला ड्रामा था। और उसके बाद बादलों पर बसेरा, सुसर इन लॉ, अंधेरा उजाला, रेज़ा रेज़ा, दिन, मिर्ज़ा एंड सन्स, अलिफ अल्लाह और एक इंसान, दुर शेवार, मेरे कातिल मेरे दिलदार, और ऐसे बहुत से नामवर प्लेज का वो हिस्सा रहे हैं। वसी शाह साहब बात कर रहे थे आप अंधेरा उजाला की, जी जी। और बड़े इंपॉर्टेंट है किस्से की। जी हाँ, मैं आपको बता रहा था कि तो ये जो पुराने लोग थे ना, ये कैरेक्टर्स बनाते थे। अब तो ये है ना कि रीडिंग करते हैं हम बुनियादी तौर पर। अगर आप देखिए तो आपको वो जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ किरदार आपको नज़र आते हैं, उस तरीके से कैरेक्टर्स बने हुए आपको बहुत कम नज़र आते हैं। आपको महसूस होता है कि एक ड्रामे में 12, 14, 15 किरदार हैं, तो सब के सब अपने स्क्रिप्ट पढ़ के और उसके बाद चले जाते हैं। ज़्यादा अगर कोई हंसी का सीन है तो वो खुश है, रो रहा है तो रो रहा है, मगर कैरेक्टर के अंदर उतरना, डिफरेंट टोन्स में आना, डिफरेंट पोस्चर्स के ज़रिए अपनी बात को बयान करना, डिफरेंट जेस्चर्स के ज़रिए कोई कॉन्टीन्यूटी जो है उसको कैरी करना, ठीक है ना, ये सब अब आपको निस्बतन कम नज़र आता है। उस ज़माने में लोग इसको बहुत करते थे। अब आप देखिए जब आप इस किस्म का कैरेक्टर करते हैं तो अमूमन वो जल्दी क्लिक होता है और जल्दी रजिस्टर होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सब बड़े लोग थे, अब इरफान खुसर साहब जब आए तो उन्होंने वो जो डायरेक्ट हवलदार और वो सारे उन्होंने बनाए, तो एकदम से वो हाईलाइट हुआ। जाफ़र हुसैन जो हमारे मरहूम दोस्त थे, जमील साहब, वो जब देखिए ये भी एक कमाल होता है कि मेरे खुद उन्होंने इतने प्लेज में काम किया, मगर मुझे जाफ़र हुसैन याद आ रहा है, ठीक है ना। जमील फ़खरी साहब जो है, कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर जो है याद आ रहा है। मेरे भी बहुत सारे प्लेज में जमील भाई ने काम किया, फ़खरी साहब ने। तो फ़खरी साहब ने क्या किया कि जनाब वो एक निस्बतन करप्ट ऑफिसर है, डंडी मार देता है और वो अपनी पतलून और बेल्ट को खींचता हुआ, क्योंकि बड़ा मशहूर है कि उनका कैरेक्टर। तो ये दोनों कैरेक्टर जो थे बड़े हुआ है। अब कबीर साहब के पास जो किरदार था वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर। सीनियर पुलिस ऑफिसर की एक ख़ास पर्सनैलिटी होती है, ख़ास तरह की ग्रूमिंग होती है। उस ग्रूमिंग, उस पर्सनैलिटी के अंदर, उस कैरेक्टर के अंदर, कैरेक्टर एक्टर्स की जो सहूलत होती है कॉन्टीन्यूटी की और दीगर चीज़ों की, वो गुंजाइश नहीं थी। यानी कि जो इरफान खुसर साहब कर रहे थे, जो जमील फ़खरी साहब कर रहे थे, वो गुंजाइश कबीर साहब के पास नहीं थी। इसलिए कि वो एक बहुत ग्रूम्ड आदमी है, तो लाज़िम बात है उसने अपनी ऐसी चीज़ों को जो निस्बतन इंसानी इन दोनों ने इंसानी शख्सियत की छोटी छोटी खामियों को अपनी पॉजिटिविटी बनाकर पेश किया। कबीर साहब के पास ये गुंजाइश नहीं थी। एक सीनियर ऑफिसर है, वेल ग्रूम्ड है, तो उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर वक्त यूँ करके कुछ खुजाता रहता होगा या कुछ और करता रहता होगा। अब उसके बावजूद कबीर साहब ने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए और अपनी उन्होंने जो कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे मुझे याद है कि उन्होंने क्या किया था कि वो जब बहुत शदीद पुलिस ऑफिसर जज्बाती होता है और शदीद आप समझिए कि एक तरह से गुस्से की कैफियत, जुर्म के खिलाफ उस पर तारी होती है, तो वो अपनी स्टिक वो करके और कहते थे बोलो 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 बोलो, बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। बिल्कुल, यू सी, उसके अंदर से उन्होंने गुंजाइश निकाली जहां गुंजाइश नहीं थी। और अगर आप देखें तो कहीं आपको कभी जमील फ़खरी साहब के साथ और इरफान खुसर साहब के साथ कभी साहब जो है कहीं पीछे नजर नहीं आते। तो ये बारीकी थी, ये कमांड थी कि आपके पास स्पेस नहीं है उतनी जितनी दूसरे के पास उस कैरेक्टर में है, मगर उसके बावजूद भी आप अपनी दाद और अपनी जिसे कहना अपनी स्पेस जो है वो लेके जाए। ये बहुत ही उसके लिए खास तरह की आपको कमांड की, खास तरह की डेप्थ की, खास तरह की आपको अबूर की ज़रूरत थी अपने सराय। ये कबीर साहब का बेशुमार कमालात में से एक वाला था जो मैं अंधेरा उजाला के हवाले से आपको कर रहा हूँ। अब आप अंधेरा उजाला देखिए तो कहीं आप कबीर साहब को माइनस नहीं कर सकते। और दिलचस्प बात यह है कि उनका किरदार भी हालांकि आखिरी चंद मिनटों में आया करता था। जी हाँ, इसलिए कि कहानी की नौयत होती थी कि जो नीचे के जो अफसरान होते थे वो अमूमन हैंडल करते थे। तो शुरू में एक आध बार मरतबा एक आध सीन में कबीर साहब या तो केस उनके हवाले कर देते थे या फिर जब वाइंड अप होता था तो कबीर साहब उसमें आते थे, मगर आप कबीर साहब को माइनस नहीं कर सकते। अंधेरा उजाला के जब भी जिक्र आएगा इन लोगों का भी जिक्र आएगा और कबीर साहब फौरन आपको याद आएंगे, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर। ये एक कैरेक्टर में ढलना भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है और लोग हमेशा से उनको याद रखते हैं, नाम ना किसी को याद हो बट वो जो कैरेक्टर है वो अपने ज़हन नशीन हो जाता है। जी हाँ। अब रेज़ा रेज़ा का आप जिक्र कर रही हैं, इसमें मेरा हाफिज़ा अगर ठीक काम कर रहा है तो एक मनखनी सा धान पान सा एक आदमी है और वो बदमाश है अपने इलाके में। अब उसको आप यकीन जानिए, मुझे आज भी याद है कि पहली मरतबा रेज़ा रेज़ा ही था गालिबन, जब पहला फ्रेम आया तो मैं खुद एक मरतबा हैरान हुआ। हमारा चूँकि ड्रामा सब्जेक्ट था लेकिन हम छोटे थे उस स्टूडेंट के तौर पर, अभी स्टूडेंट के तौर पर ही देखते हैं, उस वक्त बिल्कुल ही चूँकि काम भी नहीं कर रहे थे। तो मुझे आज भी याद है, मैंने कहा कबीर साहब कैसे इसको कैरी करेंगे, क्योंकि हमारे जहन में जो बदमाश का जो तासुर है वो हमेशा एक बहुत
लाउड बोलने वाले का, एक बहुत लंबे चौड़े एक ऐसे आदमी का है जिसके सामने, जी हाँ, बस आप यूं करके देखना आपको पड़े आपसे जो कि 4 इंच 6 इंच जो है वो शख्स ऊंचा हो। मगर कवि साहब ने, वो आज भी याद है, वो बुनती वाला जड़ा मफलर सी उन्होंने पकड़ा हुआ है और लाहौर का टिपिकल, तो उन्होंने मतलब उन्होंने उस पूरे कैरेक्टर को इस तरह से डिपिक्ट किया, इस तरह से पोर्ट्रे किया कि जिससे ये साबित होता है कि बदमाशी के लिए या किसी भी नौइयत की ताकत के लिए आपका जुस्से वाइज या शरीर वाइज आपका लंबा चौड़ा होना ज़रूरी नहीं है। दिस इज हियर कि जितनी भी बहादुरी है, बुज़दिली है, ताकत है, कमांड है, वो आप यहाँ से या यहाँ से आप उसको ऑपरेट करते हैं। अब इसको टीवी के ऊपर दिखाना, क्योंकि वो ऑपरेट तो कर रहा है, आम जिंदगी में तो आप सोचते हैं ना कि भाई एक आदमी है, उसके गिर्द 2000 लोग हैं, उसने फलाने को यूँ किया, साजिश की, वो की फलाना, मगर आप आए हैं और आते साथ ही आपने कद आपका बहुत को गैर मामूली नहीं है, आपका ओवरऑल वजन भी को गैर मामूली नहीं है, मगर जब आपकी एंट्री हो तो आप ये बता सकें कि हाँ मैं बदमाश हूँ और मैं हजारों लोगों को कंट्रोल करता हूँ। ये उनके कमालात में से। और बड़े कैरेक्टर्स की तो बहुत बात करें तो हमने तो उनको बहुत से कैरेक्टर्स में देखा हुआ भी, और थिएटर में भी खैर वो परफॉर्म करते रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे। हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। को एक शख्स याद आएगा आज, उसी याद में हम आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मोहम्मद कवी साहब को। और जो इंसान चला जाता है उसकी जो कहते हैं ना खुसूसियत, उसका जो काम और उसका जो अंदाज़, उसका जो विज़न होता है वो पूरी दुनिया तक कहते हैं कि रहता है और आगे आने वाली नस्लों तक ये कहते हैं अब हमारी जिम्मेदारी है हमने कैसे पहुंचाना है। तो व्यूअर्स यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक,
ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उनकी याद जो है हम ताज़ा करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम मोहम्मद कवीस खां साहब के साथ खैर बैठ तो नहीं सकते, बट उनकी यादें जो हैं वो ताज़ा कर रहे हैं और कर सकते हैं। और उनका काम, उनका नाम आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे और हैं। वसी शाह साहब, मुझे एक बात जो है वो मैं बार बार सोच रही थी, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि इतने बड़े लेजेंड, इतना काम, फिल्म्स, थिएटर, हॉलीवुड, बट एक आम फहम थिएटर जो कि एक मैसेस का थिएटर है। क्योंकि जब एक इंसान एक पोजीशन पे पहुंच जाता है तो एक थिंकिंग है कि अब मेरे काम का लेवल डिफरेंट हो जाना चाहिए। मगर ऐसा क्यों था कि वो थिएटर से भी बहुत अपना दिल लगा के रखते थे और काम करते थे? हाँ, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपने सवाल किया। एक तो मैं समझता हूँ कि जिसको हम आम फहम थिएटर कहते हैं, अवामी नौइयत का, वो भी आम फहम इसलिए होता है कि वो अवामुन नास के लिए होता है। जो अवाम की ज़ुबान है, जो अवाम की स्लैंग्स हैं, जो अवाम की रहतल है, चूँकि वो उसकी बात कर रहा होता है, उसका डायरेक्ट अशराफिया से जो शायद 2% भी नहीं है इस मुल्क में, उससे ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसलिए हम, और जैसे जो हम अवाम के साथ सलूक करते हैं, जो अशराफिया का रवैया अवाम के साथ है, जैसे उसे रेडिक्यूल करती है, जैसे उसके साथ सलूक करती है, जैसा उसे समझती है, तो हम हर अवामी चीज़ को जो अवाम के लिए प्रोड्यूस की जाए या अवाम के दरमियान हो रही हो, हम बाज़ों का समझते हैं कि वो भी सतही है और उसकी शायद कोई आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है। एक तो ये है कि वो बहुत ही अवामी थिएटर जो है, जो तारिक टेडी साहब से जुड़ा हुआ था, जो बबू बराल साहब से जुड़ा हुआ था, जो दीगर लोगों से जुड़ा हुआ था, ये आपको देखने में आसान लगता है, मगर ये बहुत मुश्किल काम है। वो भी अपनी नौइयत का एक बड़ा थे, वो अपने काम के माहिर थे। वो मैं और आप नहीं कर सकते, वो वही कर सकते। एक तो मैं ये यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा, वो अवामी थे, अवाम की यही ज़ुबान होती है, यही अवाम के वो होते। दूसरी चीज़ ये है कि कवि साहब जब उसमें आते थे तो कवि साहब उसकी एक अपनी क्लास थी। वो जो थिएटर था उसका एक अपनी सतह थी, मगर कवि साहब अपने मिजाज के साथ और अपनी जो उनकी जो उनका मनसब था और जिस पेडिस्टल पे जाकर वो परफॉर्म करते थे, कवि साहब उसी तरह से उसको परफॉर्म किया करते। और थिएटर देखते देखते आपको एकदम से महसूस होता था कि अवामुन नास की बात करते करते, हंसते हंसाते, झुकते करते करते, एकदम से एक संजीदा बात जो है, एक फिलोसॉफिकल बात जो है वो लेकर आया, मैसेज कन्वे कर जाते थे। और कमाल ये था उस वक्त भी, जो लोग, मैं समझता हूँ, मुझे याद नहीं, लेकिन सोहेल साहब का तो मुझे याद है कि जो कि सोहेल साहब उनको बहुत पसंद करते थे। कल भी हमारे दोस्त वो एक बता रहे थे, ताहिर सरबीर साहब, सोहेल साहब बिल्कुल अपने वालिद की तरह उनका एहतराम करते थे। और मैंने सोहेल साहब कई प्लेज में देखा, तो वो मिजाह के अंदर एकदम से संजीदगी का तड़का जो है वो आपको उसमें नजर आता था। अच्छा, वो कवि साहब के अलावा, ख़याम सरदी के अलावा, चंद लोगों के अलावा कोई उस तरह से कर नहीं सकता था। दूसरे उस थिएटर की जो आप बात कर रहे हैं, उसको हम अवामी तो है, उसमें कोई शक नहीं, मगर वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही कोई बेकार चीज़ है। बड़े काम की चीज़ है। लोग जाते थे, लोग अपनी दिन भर की थकन को रिलीज करते थे। अब और हंसी हंसी में बेशुमार, मुझे याद है, अब देखिए अभी अमजद साहब गए इस दुनिया से, मैंने जो लाहौर में पहला थिएटर देखा, उस वक्त मैं अपना प्ले करके आ गया था, इन हो गया था पेट में। तो मुझे याद है अनवर मसूद साहब हयात हैं, मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा था, अताउल्लाह कासमी साहब थे और अमजद भाई। ये 3 लोगों के साथ मैं भी, मुझे भी साथ ले गए थे, मैं तो निस्बतन जूनियर था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि गालिबन शर्तिया मिठे उस प्ले का नाम था। बज़ाहिर बहुत ही हंसी हंसी का एक प्ले था, मगर थीम उसका ये था, जो भी उसका थीम था वो एक संजीदा थीम था, मगर उसको निट किया गया था अवामी अंदाज में। और शायद वही था, या बड़ा मजा आएगा इन दोनों में से किसी एक में। फिर एंड में कवि साहब आते हैं। अब जब कवि साहब आते हैं तो आपको लगता है कि एकदम से जो थिएटर का इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बिल्कुल एक डिफरेंट हो गया है।
उसी अवाम को जिसको आप अवामी बात दिखा रहे हैं, मैसेज की बात दिखा रहे हैं, उसको आप कहीं से एकदम से हाथ पकड़ के एक और दुनिया में ले जाते हैं। और इम्पैक्ट देखिए क्या है कि कवि साहब जैसे लोग जो हैं ये सिर्फ एंटरटेनर नहीं थे। कवि साहब जैसे लोग जो थे ये मोर देन एंटरटेनर। ये मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो फ़लसफ़ियाना नौइयत के फ़नकार अदाकार हुए हैं, अगर आप हार्डली 8-10 लोग निकाल सकेंगे, कवि साहब उनमें से एक। अगर आप 5 लोगों की भी लिस्ट निकालेंगे तो कवि साहब उनमें से एक। ये बहुत मैं मोहतात होकर एक बात करूँ, क्योंकि दीगर भी बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ पैदा हों। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इस वक्त में 1 मिनट में इसको ख़त्म कर दूँ। वैसे मुझे याद है कि ये इन्हीं दोनों प्लेस का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ से आपने बात शुरू, उसमें एंड पे ही होता है कि एक आदमी जो है वो बहुत पैसे की हवस का शिकार है और दौड़ रहा है पैसे की, जो आज भी हम देखते हैं हमारे माशरे में क्या है। प्लॉट्स, प्लाजा, आप कहीं बैठ जाइए, अफरा तफरी है, प्लॉट्स, प्लाजाज, हाउसिंग सोसाइटीज, इसके अलावा कुछ आपको कोई डिस्कस करता नजर नहीं आता। मैं नहीं कहता कि जिंदगी की हकीकतें नहीं, मगर जितनी को हकीकत है उतना ही डिस्कस करना चाहिए। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, अरे बाकी 50% में तो दुनिया की और चीजें डाल लो यार। 100% ही अगर आप हर वक्त उठेंगे तो आप प्लॉट्स की किसी फाइल को ओढ़े हुए होंगे, उसे उतारेंगे, और जब सोएंगे तो वो प्लाजाज जो हैं वो क्या आपकी उसकी फाइलें जो हैं वो आपकी चादर की तौर पे बिछी होंगी। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। तो इसी नौयत का एक कैरेक्टर है। कवि साहब उसमें आते हैं तो देखें, सादा सी कहानी थी जो हमने उससे पहले भी सुन रखी, मगर कवि साहब बताते हैं कि वो बंदर जो है ना, वो बाज़-औक़ात ये जो जार होता है ना चने का, उसके अंदर हाथ डाल देता है। तो हाथ डाल देता है तो उसके बाद मुट्ठी में भर लेता है, चने हैं या बादाम है, जो भी चीज़ भर लेता है। उसको जब निकालना चाहता है तो वो निकलता नहीं हाथ। ये हमने किया है इस मुआशरे के साथ, हाथ निकलता नहीं और मुट्ठी खोलने को हम तैयार नहीं होते। क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया है बहुत ज्यादा। हाँ, वो अपनी जगह। नो, इसके अंदर हवस है, हवस भी है। बेसिकली वो मुट्ठी खोलेगा तो हाथ थोड़ा सा पतला होगा और बाहर आएगा, मगर जो कुछ उसके हाथ में आ गया है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। नतीजे में वो अजियत का शिकार है, वो तड़पता है, अपना सर मारता है, मगर कहता नहीं मैं जेड़े हाथ आ गया ना मुट्ठी जब मैं छटा वो छोड़। अब ये सादा सी कहानी थी। इसको जिस तरह से कवि साहब ने परफॉर्म किया, मेरी जिंदगी की वो चीजें जिन्होंने मुझे जिंदगी में फैसला करने में या निस्बतन एक ज़ुहद का रास्ता इख्तियार करने में, या ये बताने में कि यार आपको बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में छोड़नी पड़ती हैं, इतना हवस में मुब्तला नहीं होना चाहिए, उसमें कवि साहब के उस रोल का बहुत किरदार। तो मैंने अगर सीखा है और करोड़ों लोगों ने उससे सीखा होगा, करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली होंगी, क्योंकि जब उन्होंने परफॉर्म किया तो वो एक सादा कहानी नहीं रह गई, वो सादा दास्तान नहीं रह गई, वो आपके दिल में, आपकी रगों में, आपकी ब्रेन स्ट्रीम में उतर जाती है, कहीं वो आपके जीन्स में घुस जाती है। जब वो अदाकार परफॉर्म करता है ना, वो आपके जीन्स में दाखिल होकर उसकी परफॉर्मेंस आपकी आदतों को तब्दील कर देती है। किसी को बुरा भी ना लगे और आप अपने एक लाइटर वे में अपनी बात जी, है वो कन्वे तो वो परफॉर्मेंस की ये ताकत है, तो मोर देन एंटरटेनर। ये एक फर्क, लोगों की अगर आप जिंदगियां बदल सकें अपनी परफॉर्मेंस से, और क्या चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर फिल्म्स की बात करें तो उन्होंने बहुत सी फिल्म्स की, 200 से ज़्यादा। मैं से बता दूं कि मैं जो बात कर रहा था ना, कि जब कवि साहब ने परफॉर्म किया तो वो लोग हंस हंस के 1.5-2 घंटा वो हो चुके होते थे, और उसके बाद ऐसे लगता था, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे अगर किसी को ये समझाना हो कि पिन ड्रॉप साइलेंस क्या होता है, तो कवि साहब का वो जो आखिर में एक्ट हुआ करता था, वो आप किसी ने अगर देखा हो तो वो आपको बता सकता है कि मैंने देखा कि पिन ड्रॉप साइलेंस क्या है, जहाँ आपको या कवि साहब स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आते थे, या उनकी सांसों के बीच में और उनके पॉजेस के बीच में खामोशी जो है वो बोलती नजर आती है, और जिंदगियां लोगों की तब्दील। परफॉर्मेंस सादा सी कहानी को वो ऐसा करते थे कि आप लाइफ बदलने पे, हाँ, लाइफ चेंज जान डाल देते थे उसमें। और कैरेक्टर्स में तो उनकी बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। उनकी गेटअप्स की बात करें कि वो एक गेटअप दूसरे गेटअप से मिलता ही नहीं है, जिस वो कैरेक्टर में ढलते थे। फिल्म्स की बात करें तो 200 से ज़्यादा उन्होंने फिल्म्स में काम किया, जिसमें बहुत सी फिल्म्स हैं। अच्छा, फिल्म्स का तस्करा करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मोहम्मद कवी खान साहब को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं और बहुत सी बातें हैं जो कि हम करना चाह रहे हैं, मगर कहते हैं कि जल्दी जल्दी हम कह रहे हैं कि पूरे सिनॉप्सिस में उनकी एक पर्सनालिटी का एक डिपिक्शन है वो आप तक पहुंचा दें। तो वसी शाह साहब, मूवीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे कि उन्होंने हॉलीवुड पर भी काम किया और हॉलीवुड की जो उनकी मूवी है फॉरबिडन स्टेप्स, जो कि एक पाकिस्तानी आदमी जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाते हैं, तो उस स्टोरी की एक डिपिक्शन है पूरी, और शूट हुई थी वो न्यूयॉर्क में, और आप सोशल मीडिया में वो मूवी को देख सकते हैं। अगर और मज़ीद मूवीज़ की बात करें तो सोसाइटी गर्ल, सरफरोश और मोहब्बत ज़िंदगी है, काले चोर, इंटरनेशनल लुटेरे, ये उनकी इम्पोर्टेंट और कहते हैं ना कुछ अवामुन्नास मूवीज़ में से ये मूवीज़ हैं। बहुत काम किया थिएटर में, फिल्म में, मूवीज़ में, और किसी भी कहते हैं कि आप चैनल्स में देख सकते हैं कि उनके लास्ट इंटरव्यूज़ में उन्होंने बड़ा कुछ कहा, यूथ के ऊपर बहुत बात करते थे। मगर हम एक पर्सनल, अगर एज ए पर्सन लें, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें तो अच्छा, आप हमें नज़र आते हैं। नहीं देखिए, एक तो अभी जैसे ये नौजवान जब गा रहे थे ना, वो जब कोई प्यार से बुलाएगा, तो मुझे ऐसे याद आ गया, मुख्तलिफ लोगों का अंदाज़ होता है ना, कोई कुछ कहता है किस तरह से आपको बुलाता है, कोई किस तरह से बुलाता है। कभी साहब, बहुत कम लोग मुझे चुके कहते, भाई साहब हमेशा मुझे कहते थे हाँ भाई वसी मियाँ जब भी मेरी मुलाकात होती वसी मियाँ वो साथ लगाते। अच्छा, इससे मुझे याद आ गई। और इस कदर यानी कि शफकत होती थी उनकी आँखों में, इस कदर प्यार होता था, ठीक है ना, बयान से बाहर है। बहुत ही कमाल की वो शख्सियत। फैमिली की जो आप बात कर रही हैं ना, ये बड़ा आपने अहम बात की, और आपने, मैं समझता हूँ कि इस पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। देखें, अब वो मैं देख रहा था, ये हम, मुझे हैरत होती है कि हम कब लोगों की लाशों के ऊपर अपने व्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे करना ख़त्म करेंगे। कब हम ये ख़त्म करेंगे कि हम इंतज़ार करेंगे, जैसे मुझे तो लगता है कभी कोई वल्चर्स नहीं होते, गिद्ध जैसे वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा यार फलाने दी डट होएगी तो मैंने लख व्यू आ जाएगा। अच्छा, उसके अंदर अगर कोई ऐसी बात है जो चलिए बहुत दुरुस्त है और आप समझते हैं कि भी उसको आना चाहिए, तो चलें, समझ में भी आता है। मगर जजमेंटल हो गए, आप नहीं जानते कोई हकीकत, मगर उसके बाद कि जनाब, मैं एक मिसाल के तौर पे कि मैं अगर कल मेरी डेथ हो जाए और आप कहें कि जनाब वसी साहब तो यूं बैठे थे, वो देर से आए थे, वो इसलिए देर से आए थे कि घर में उनकी लड़ाई हो गई थी, वो बच्चे ने ये कह दिया था। खुदा का खौफ करें यार, assumptions के ऊपर। आप ये नहीं सोचते कि जो शख्स जो है वो इस दुनिया से गया है, वो अपने बच्चों से मोहब्बत करता था, और अगर आप उसको बदनाम करेंगे, उसकी फैमिली को बदनाम करेंगे, और अगर आप भी उसका एहतराम करते हैं और आप इस किस्म की फ़िज़ा पैदा कर देंगे कि उसकी फैमिली जो थी वो उसके ख़िलाफ़ थी या वो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ था, तो उनके बच्चों पर क्या बीतेगी। उन्होंने इस माशरे में, उनकी भी सोशल गैदरिंग्स होंगी, उनकी भी सोशल सर्कल होगा। अगर आप बग़ैर जाने बुझे एक चीज़ फैला देंगे तो शायद उनसे को पूछेगा नहीं कि यार तो आपने योदनल को इख्तलाफ सी, हालांकि हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं है। तो इस कदर नफीस फैमिली है, इस कदर शानदार लोग हैं। क्योंकि मेरी एक जो साहबजादी हैं, वो एक सर्कल में मेरी अहलिया जो है वो उनसे मिलना जुलना रहता है। मेरे एक और दोस्त हैं, उनकी जो बेगम है, उनकी वो बहुत ही बेस्ट बडी हैं, उनकी जो साहबजादी हैं कवि साहब, बहुत खूबसूरत फैमिली। मगर हाँ, अगर आपने ज़रा सा भी गौर करें तो आपको पता लगेगा कि ये इस माशरे का अलमिया है, इस सोसाइटी की इकोनॉमी का अलमिया है कि आपके बच्चे जो हैं वो आपके मुल्क में नहीं रह पाते। ये आपने जो सियासी, समाजी, माशरती, मुआशी तौर पे इस मुल्क को बर्बाद किया है, ये उसका अलमिया है कि आपको बच्चे पढ़ाने के लिए बाहर भेजने पड़ते हैं। अगर यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हों तो किसको ज़रूरत है, मैं ज़्यादा ये करूँगा कराची भेज दूँगा अपनी औलाद को, या कोई भी शख्स जो है, ठीक है ना। बच्चे यहाँ थे, हम सरगोदा से पढ़ने आते थे, वीकेंड पे हर दूसरे दिन चौथे दिन चले जाते थे, मिल के आ जाते थे। मगर आपने हर चीज़ की इतनी बर्बादी कर दी है कि लोगों को मजबूरन अपने बच्चे जो हैं वो बाहर भेजने पड़ते हैं, या पढ़ाने के लिए या रोज़गार के लिए, ठीक है ना। अब ये जो डंकी करके जाते हैं वहाँ, और सैकड़ों लोग जो हैं, बच्चे लोगों के मारे जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं कि माँ बाप से लड़के गए थे, इसलिए नहीं जाते भाई, इसलिए जाते हैं कि इस मुल्क में रोज़गार नहीं है। तो कवि साहब को वो जिस इंटरव्यू को लेके लोग बात करते हैं, वो अगर उन्होंने ये भी कहा फ़र्ज़ कर लें कि जो मेरे बच्चे मिसाल के तौर पर मुझे समझ नहीं सके, यार इसमें कौन सी ऐसी बात, इससे आप ये कैसे अखज़ कर सकते हैं कि जनाब बच्चों ने उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया और उनका तो कोई वो नहीं था। जब आप एक घर में रहते हैं तो बाप के साथ, माँ के साथ आपका इख्तलाफ भी होता है,
हो सकता है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। वैसे मेरा अपनी वालदा के साथ, मैं वो कुरान की उस आयत पे जब से मैंने सुनी है, मेरे ख्याल में मैंने सारी ज़िंदगी उस पर अमल किया है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी उन्हें उफ कहा हो। मगर बहुत सारी चीज़ों पे उनकी राय मुख्तलिफ होती है, मेरी मुख्तलिफ ओपिनियन क्लैश हो सकता है, बट दिलों का क्लैश नहीं हो सकता। मगर वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनसे वो करें। तो इसी तरीके से ये जो कि जी बिल्कुल ही अकेले चले गए और वो मर गए, फिर उसके बाद जी अजियत में ज़िंदगी गुजरी। अरे लोग ऐसे ही मरते हैं भाई, जब एंड आता है तो लोग ऐसे ही जाते हैं। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि जब आप बीमारी से गुजरते हैं तो आपके दर्जात बुलंद होते हैं। अगर हमारा फलसफा क्या है कि कोई शख्स, और ऐसी है, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे अपने खानदान में आप देखते नहीं इर्द गिर्द में हमारे माँ बाप, हमारे प्यारे, कोई रात को, जैसे अमजद भाई थे, अल्लाह ताला ने उन्हें एक आसानी दी, रात को सोए सुबह नहीं उठे। मगर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अमराज के शिकार होते हैं। कौन से ऐसी आपकी मोहतरम हस्ती है इस मुल्क की, या बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ये जिंदगी की हकीकतें हैं। मौत आती है तो इसी तरीके से आया करती है। कोई बिल्कुल एक सांस में चला जाता है, कोई किसी बीमारी में मुब्तला होकर जाता है। जब बीमारी में मुब्तला होकर जाता है तो उसको अजियत होती है। उससे आप ओवरऑल ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ज़िंदगी को साफ सुथरा गुजारना चाहिए। अजियत से नेक आदमियों को भी गुजरना पड़ता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई किरदार का कोई बुरा आदमी था। तो खुदा के लिए ये मत करें। आपने, हमने भी मरना है। जी जी, नहीं मैं कहता हूँ जैसे भी गए, जी जैसे भी गए, उसको एक मिजरी बना के पेश करना, उस शख्स की जिंदगी की वो करना, उसको एक तरह वो कर देना कि कितनी अजियत में इसने जिंदगी गुजारी और कितनी, ऐसा कुछ नहीं था। एक बेहतरीन उन्होंने जिंदगी गुजारी, उन्होंने बेहतरीन इस मुल्क में इज्जत पाई, बहुत एक खुशहाल जिंदगी गुजारी। थोड़ी बहुत कुछ नाकामियां भी थी, एक फिल्म उन्होंने बनाई, एक उन्होंने वो किया, बहुत नाम रोशन किया। और जैसे लोग जाते हैं कुछ खामोशी से चले जाते हैं, कोई किसी तकलीफ में आप मुब्तला हो गए, जी जी, जिस तरह से लिखी हुई होती, उसको ये बना देना कि ओ हो पता नहीं ये शख्स के साथ तो क्या हो गया, और ये कोई बड़ा ही, क्योंकि आप जब बनाते हैं तो आप ऐसे बनाते हैं कि जैसे उसने कोई बुरी हरकत की थी जिसके नतीजे में उसे यह सजा मिली। तो खुदा के लिए हमने भी मरना है, हमारे बुजुर्गों ने भी मरना है, हमारे बाद वालों ने भी मरना है। ये मत करें व्यूज के नाम। फिर ये तरीके जी कि उनके बच्चों ने बिल्कुल उन्हें वो कर दिया था, वो बोलते नहीं थे, वो फलाना नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। एक जिंदगी की जो इस मुआशरे की जो मजबूरी है, रोजगार की, मईशत की, तालीम के लिए, उसके लिए बच्चे वहां थे। अब एक ऐसा आदमी, अभी जो आप बात कर रही थी, जो टेलीविजन से है, वो बेचारा वहां जाके क्या करेगा? तो ये इस मुआशरे का अलमिया है। अगर आपने बात करनी है तो इसके ऊपर करें, इसको हिट करें, ताकि इस मुआशरे की इकोनॉमी, सियासत, मईशत ऐसी बेहतर हो कि हमें अपने बच्चे बाहर न भेजने पड़ें, ना तालीम के लिए ना रोजगार के लिए। हम सुबह जाएं काम से, जब वापस आएं तो अपने बच्चों के साथ हम जिंदगी गुजारें। लेकिन अगर कोई इस वजह से भेजता है तो खुदा के लिए उसकी जिंदगी को तमाशा मत बनाएं झूठ बोल बोल के। या तो ये है उन्होंने केस कर दिया अपने बच्चों को, उन्होंने कह दिया कि मेरे बच्चों ने बड़ा जुल्म किया है। कोई एक बात अगर उन्होंने कही कि जी मैंने समझे नहीं मेरे बच्चे, तो कौन सी ऐसी बात है? ये माशरे का अलमिया है जो आप बयान कर रहे हैं, और हम सबको एक दिन इससे गुजरना है, और अल्लाह करे हम ना गुजर पाए, हम लोग इधर ही रहें और पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बन के। मैं आपको बताऊंगा आज के जी कितनी अजियत से वो गुजरे, कितनी अजियत से उनकी मौत हुई। अरे ऐसे ही हुआ करती है यार मौत लोगों की, नेक लोगों की भी ऐसी ही हुआ करती है। और हमारा मानना ये है, हमारा अकीदा ये है कि अगर आपको बीमारी मिलती है तो आपके गुनाह झड़ते हैं, उसके बगैर अल्लाह ले जाए तो उसकी मेहरबानी है। लेकिन अगर यकीन जाने अजियत से भी कोई जाए, जब उसने कह दिया कि गुनाह झड़ते हैं, तो आप और क्या चाहिए? आप, हम तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अदरवाइज तो लोग कहें जिसका अकीदा हो खुदा पे कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह से लेके जा, मेरे गुनाह कम हो जाए। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी आर्टिस्ट आपको पता है आगे पीछे इंतकाल कर गए हैं, और काफ़ी सोशल मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा हुआ है। मैं सॉरी, जब आप ये कहते हैं ना, आप बेसिकली उस शख्सियत को ना मतून कर रहे हो, आप बुनियादी तौर पर उसकी इंसल्ट कर रहे हो। आप असल में डायरेक्ट नहीं कहते, आप क्या ये रहे होते हैं, इन्हें बड़े पैड़े काम की तसनेस करके दी मौत इस तरह हुई। आप असल में ये कहना चाह रहे होते हैं, तो शर्म करें और डरें खुदा की कहर से। बहुत एक अच्छे नोट के साथ हमने जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। हमारे साथ है गुड मॉर्निंग।
आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ और हम आज कवि खान साहब को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इस ट्रिब्यूट में जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पहचान, फिल्म की बात करो तो उनसे बड़ा कोई सानी नहीं है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, फिल्म राइटर, स्क्रीन प्ले राइट्स और बहुत बहुत कुछ। मैं वेलकम करना चाहती हूँ सैयद नूर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कभी आपसे मिलने का मौका नहीं मिला, आज मगर आज मिल गया मुझे। एंड प्राइड ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह। थैंक यू। मोहम्मद कवि साहब, आपका बहुत बड़ा साथ था उनके जी हाँ। तो बीइंग यू नो फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्मों के अंदर थोड़ी सी रोशनी डालें कि कैसा काम करते थे। मैंने 70 में फिल्म लाइन ज्वाइन की थी, तो ऑलमोस्ट यही पीरियड कवि खान साहब का भी फिल्मों की तरफ आने का था। मैं जब असिस्टेंट था सुलेमान साहब के साथ, तो मोस्टली फिल्मों में कवि खान साहब होते थे, सपोर्टिंग रोल में, कभी ओल्ड रोल में, तो हर तरह के रोल्स में वो मिलते थे। और हम तो उनकी जो यारी होती थी वो असिस्टेंट्स के साथ बहुत होती थी। अच्छा। एक मैं था, एक खालिद भट्ट साहब आजकल वो हैं एक्टर हैं बहुत बड़े टीवी के, तो वो एस.टी. जैदी साहब को असिस्ट करते थे, मैं सुलेमान साहब। तो हमारे साथ बड़ी उनकी गपशप होती थी, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन थे। मैं आपको बताते चलूँ, उन्होंने 30-35 फिल्में प्रोड्यूस की हैं एज प्रोड्यूसर, उन्होंने फिल्में बनाई, लेकिन उनको गिला यही रहा कि यार मेरी कोई फिल्म हिट ही नहीं हुई, कोई भी नहीं चली। कोई भी नहीं चली। और उनकी चाहत यही थी कि बनाते चले जाएं। और इसमें भी कमिटमेंट है, आप देखिए 35 मरतबा एक काम और करते चले गए। और एक एक्टर का जो पैशन है उसकी पहचान मोहम्मद कवि खान है। कैसे कि जब टीवी करते थे तो टीवी करते थे, जब उन्होंने फिल्म की तो सिर्फ फिल्म की, जब फिल्म से छोड़ के फिर टीवी की तरफ आए तो फिर टीवी किया। तो वो जो हर तरफ टांग अड़ा लेते हैं वो कहीं के भी नहीं होते। टीवी भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म भी कर रहे हैं जी, और वन मैन शो भी कर रहे हैं। एक्टर जो है, एक्टर एक्सक्लूसिव है बिल्कुल। वो बल्कि वो कहा करती थी मैडम शमी मारा कि हमें अल्लाह करे कि हमें कोई हमारी कोई झलक लाइव ना देख ले, हमें स्क्रीन पे ही देखें। और ये किसी हद तक साइमा का भी यही है। आप ये देखें कि वो कहीं किसी शो में नहीं जाती है, कहीं वो इंटरव्यू नहीं कराती, कहीं वो कहती मैं फिल्म की बंदी हूँ। तो ये काम पहले एक्टर्स में थे, इनमें कवि खान साहब की। देखिए जब उन्होंने फिल्म्स की हैं, बेपनाह फिल्म्स की हैं उन्होंने, मैं कहता हूँ बेपनाह फिल्म्स की हैं, और सब की सब जो है उन्होंने अलग हटके की। मिजाज के बड़े ही बहुत अच्छे थे, हंसी मजाक करना, और कभी माइंड नहीं करना, कभी गुस्से में नहीं देखा कभी भी। और उनके एक दोस्त होते थे वकार बुखारी, कैमरामैन, उन्होंने उनको इस तरफ लगाया था फिल्म प्रोडक्शन की तरफ, तो वो भी इंतकाल करके बेचारे। और कवि साहब का कद जो है एक्टिंग एक्टर्स में बहुत ऊंचा है, हम फ़ख्र करते हैं उन पे। जैसे मोहम्मद अली साहब पे हम फ़ख्र करते हैं, वो एक पुरवकार शख्सियत, ऐसी शख्सियत जो जहाँ जाए तो फिल्म का वक़ार बुलंद हो जाता है। तो यही नदीम साहब, यही मुराद साहब, आजकल के एक्टर्स हैं, अच्छे हैं, वो अपने घर में तो बहुत इज्जत वाले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाहर जब निकलते हैं तो अपने रवैयों की वजह से उनको वो उस लेवल पर नहीं देखा जाता जो पहले एक्टर्स को देखा जाता। सैयद नूर साहब, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वाकया आपको अगर याद हो थोड़ा सा फिल्म के अंदर, कोई शूटिंग के दरमियान में, या एज अ पर्सन कुछ याद कर सकते हैं? वाकयात तो बहुत हैं। मैं उनको कहा करता था कि खान साहब आपने एक इश्क किया है, वो जो कामयाब हो गया, बाकी सारे आपके खामोश इश्क। हर हीरोइन के आप आशिक हो जाते हैं और बताते नहीं हैं। तो वो हंसते थे, कहते यार तनु किस तरह पता लग जाता है। मैं कहा मैं खुद करता हूँ ना। मेरा तो सामने आ जाता। आशिक मेरा तो सामने आ जाता। तो बड़े आशिक मिजाज थे, बड़े प्यार। और जब नाकाम होते थे तो उसको बहन बना लेते थे हीरोइन को। इन ऐसे रिश्ते, ऐसे पाकीज़ा।
तो ये इस किस्म के अब ऐसे लोग नहीं मिलते। नहीं मिलते, नायाब है, वही बड़ी बात है, ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों। हाँ, बहुत हम गरीब होते चले जा रहे हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री खास तौर पर मुफलिस हो गए। हाँ, बिल्कुल गरीब हो गए, ये लोग चले गए। जब तक ये थे चाहे काम कम कर रहे थे जितना, लेकिन एक ख़जाना लगता था कि हमारे है, हमारे पास फ़न का ख़जाना है। लेकिन अब इन दिनों तो बहुत ही लूट फूट हुई है, बहुत लुट गए। तो सईद नूर साहब, अब तो फिल्म के अंदर उस तरह के कैरेक्टर्स में ढलना, क्या कहते हैं आपके, कैरेक्टर एक रोल हुआ करता था, एक पूरी उसके पीछे एक साइंस होती थी। कैरेक्टर होता था, लेकिन कैरेक्टर में आना ये असल चीज़ है। सेल्फ निगेशन, अपनी ज़ात को माइनस करके जब आप उस कैरेक्टर में जाते हैं, वहाँ से एक्टिंग स्टार्ट होती है। आजकल अपनी ज़ात से नहीं निकलता एक्टर। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ठीक है। उस दौर का और आज के दौर का। आज के दौर में मुझे अभी पता चला, शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि रीडिंग होती है। पहले रीडिंग होती थी, फिर कैरेक्टर में जाया जाता था, फिर एक्टिंग होती थी। तो ये सैयद नूर साहब आपने अभी जो सैयद नूर साहब है वो हमारे साथ हैं और हम इनसे पूछेंगे मज़ीद फिल्म के बारे में कि फिल्म में कवि साहब ने इनके साथ किस तरह का क्या किया, क्या कहते हैं जो इनसाइड स्टोरीज थी, मज़ा आ रहा है। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, आते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धरम। एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ और हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंड डायरेक्टर, फिल्म मेकर सैयद नूर साहब और बेस्ट पोएट और लिटरेचर के माहिर सैयद वसी शाह साहब मौजूद हैं। तीसरा ना है और तीसरा नहीं, माशाल्लाह जब आप दोनों हैं तो तीसरे की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो सैयद नूर साहब, फिल्म्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, उनके कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे हम कि उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए हैं और 35 से ज़ायद मूवीज़ आपने उनकी डायरेक्ट की। आपने नहीं, मैंने डायरेक्ट नहीं, प्रोड्यूस की थी, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। वर्सटाइल एक्टर थे, उन्होंने विलन भी किया, कॉमेडियन भी किया, हीरो भी किया, हीरो का बाप भी किया, हीरोइन का बाप भी किया, विलन का बाप भी किया। बेपनाह उन्होंने काम किया, वर्सटाइल थे एक्टर, वर्सटैलिटी वो। और ये उनको टीवी ने दिया था ये कॉन्फिडेंस लेवल। कुछ लोग एक्टर्स होते हैं जो नहीं भी मैं ये नहीं कर सकता, वो हर किस्म का उन्होंने रोल किया। याश का रोल भी किया और एक बूढ़े बाप का, गमज़दा बाप, वो भी रोल किया। तो ये एक एक्टर में बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो अपनी बॉडी को तैयार कर ले रोल के मुताबिक, अपने आप को तैयार कर ले, जिसको मैं बोलता हूँ सेल्फ निगेशन। अपने आप को माइनस करके अपने आप को तैयार करना होता है रोल्स के लिए। उनमें इतनी ज़बरदस्त टैलेंट था, तो हर किस्म का रोल। अभी बात कर रहा था मैं कि आखिरी वक्त में मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे, तो उसमें उनके बाल ख़त्म हो गए बिल्कुल, थोड़े से पीछे ऐसे बाल। लेकिन एक वक्त था उनके इतने बड़े घने बाल थे, इतने बड़े ऐसे आते थे। तो उसूल भाई अक्सर कहते थे कभी बाल तो होके हैं, मेरे उस्ताद जो थे, मजाक। तो बहुत मैं कहता हूँ कि अली साहब के सामने भी वो ड्रामा बोल रहे हैं, सुल्तान रई साहब के सामने भी बोल रहे हैं, और बड़ी से मैडम ज़ेबा के सामने भी। वो एक फिल्म थी SM यूसुफ साहब की,
जिसमें उन्होंने बड़ा नेगेटिव रोल था उनका, और बड़े अमीर हैं और किसी को खातर में नहीं लाते और गृहस्थी या समथिंग। तो वो मुझे वो सीन आज भी नहीं भूलता उनका। तो गुर्बत आ जाती है, जिस बहू को निकाल दिया होता है वो अच्छे मुकाम पे आ गई है और ये गिर के बहुत निचले मुकाम पे चले गए हैं, तो खाने को कुछ नहीं है। तो उनका बहू का मुलाजिम उनको एक जगह वो तस्वीर उन्हीं की बहू की बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है, उसको उठा के ले जाना है। वो कहता है बाबा मजदूरी करोगे? कहता ये उठाओ, ये छोड़ा घर में। तो वो उन्हीं की तस्वीर वो उठा के, बहू की तस्वीर जिसको निकाल दिया था, तो वो तस्वीर उठा के पोर्ट्रेट लेके जब वो लगाते हैं जाके वहाँ छोड़ते हैं, तो वो बहू की तस्वीर है और ऊपर से बहू आ रही है। तो वो जो फीलिंग्स थी कि मैं फेस कैसे करूँगा, मैं इस सिचुएशन में उस बहू को कैसे फेस करूँगा जिसकी आज मैं तस्वीर उठा के लाया हूँ मजदूरी के लिए। तो मेरे अंदर कितनी नखवत, कितना गुरूर था जब मैंने इनको निकाल दिया था और इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये वक्त है। इस किस्म के रोल्स जब बनते थे तो कवि साहब को बुलाया जाता। अच्छा। ये अलाउद्दीन साहब के बाद या तालिश साहब के बाद हमारे पास कोई कैरेक्टर एक्टर करने वाला बेहतरीन एक्टर था। ये तीन लोग बहुत बड़े जिन थे ये एक्टिंग के, तालिश साहब एंड अलाउद्दीन साहब एंड नाउ कवि साहब। और ये भी देखिए रोज़ साहब कि हमें टीवी से अगर हमारे परसेंटेज के हिसाब से लें 100 में से तो 20-30% लोग कामयाब हुए होंगे जो गए। हाँ, उनमें टॉप पे थे ना, टॉप पे थे। सब वेरिएशन की बात आपने की है, बड़े वर्सेटाइल एक्टर थे। अच्छा, हमने उनको देखा है कि उन्होंने जवानी में भी बुढ़ापे का रोल किया। हाँ बिल्कुल, ये बात एक्टर है जो शुरू हुए ओल्ड रोल में, जवानी में। क्यों? और एक्टर थे ना, एक्टर थे वो, ऐसे नहीं थे। ये हमारे जो अलाउद्दीन साहब हैं, अलाउद्दीन साहब ने जब ये 24-25 बरस के थे तो इंडिया में मेला फिल्म में दिलीप कुमार के बाप का रोल किया, या पता नहीं वो हीरोइन के बाप का रोल किया। उस वक्त 25 साल का लड़का ओल्ड बना हुआ है। तो ये एक्टर्स का कमाल है जो अपने ऊपर तारी करें इस तरह, तो वो ये फैक्ट है। प्लीज आप ये जो आपने बात की ना, असल में यही उनके बेहतरीन एक्टर होने की दलील, यही उसका सबूत है कि आप जवानी में भी आप कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बड़ी बात है। तो व्यूअर्स, हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग हमारे साथ रहिए। हमारा जो शो का सिलसिला है वो जारी है। अभी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और बहुत ही डिस्कशंस हो रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, उनको याद कर रहे हैं एज अ पर्सन, एज अ एक्टर, एज अ पर्सनालिटी, उनका थिएटर, उनकी बातें, उनकी पर्सनल चॉइसेस, सबके बारे में हमने बात की है। अवार्ड्स की बात करें तो उनको पर्ख मूवी में निगार अवार्ड उन्हें 1978 में उन्होंने लिया। उसके बाद उनको सपोर्टिंग रोल में भी अवार्ड्स मिले। मिस्टर बुद्धू के नाम से उनकी एक फिल्म थी जिसमें उनको अवार्ड मिला। टाइगर गैंग जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी उन पर उनको अवार्ड मिला। 13 मूवीज़ उन्होंने अपनी प्रोड्यूस की हैं जो उर्दू और पंजाबी 35 है। 13 जो थी जिनमें टाइटल बिल्कुल ऐसा है, टोटल 35 थी। तो वैसे तो उनको अवार्ड की ज़रूरत नहीं थी, अवार्ड को उनकी ज़रूरत थी। तो हमें ये लगता है क्योंकि जितने माशाल्लाह वो काबिल, उनका नाम, उनका काम, बीइंग अ कैरेक्टर, उनका वाकई अच्छा लोगों को वाकई उनका नहीं पता होता कि हम लोग जो न्यू जनरेशन है वो ये समझ रही होती है जैसे एक शुरू से उनको एक बुढ़ा
नज़र आ रहा है कैरेक्टर में, डंडी के साथ, सोटी के साथ, रुमाल के साथ, बट ये नहीं पता उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने रेडियो में काम, टीवी पे काम, थिएटर में काम, फिल्म में काम, जैसे आप बता रहे हैं उनकी छोटी छोटी उन्होंने आपने वाक़यात बताए हैं, ये अगली नस्ल के लिए एक कहते हैं ना कि एक गूगल है। मैं बताऊं आपको, ये बड़े सगीर में आप देखें जितने बड़े एक्टर्स हैं ना, चाहे नसीरुद्दीन शाह है, चाहे ओमपुरी है, चाहे मोहम्मद कबीर खान है, चाहे मसूद अख्तर है, ये सब थिएटर से निकले। इनकी असल ट्रेनिंग जो है वो थिएटर है। थिएटर के बाद टेलीविज़न है, जहाँ से उनको स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिलता है, और आके वो जो पीक मिलता है उनको वो फिल्म में मिलता है। फिल्म में आके उन्होंने अपने आप वो दिखाया जो एक्चुअल उनके अंदर टैलेंट है। वहाँ तो थिएटर पे महदूद हो गया, ज़्यादा मूव्स कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। टीवी पे बहुत ही लो प्रोफाइल में लिया जाता है। मेकिंग जो है, मेकिंग आती है फिर फिल्म इज़ अ लार्जर देन लाइफ मीडियम, जहाँ आप आके अपना वो काम भी दिखा देते हैं जो वसन अगर दिलीप कुमार जो है वो मुग़ल आज़म में बाप के सामने तलवार फेंक के वो लाउड ना बोले तो वो फिल्म नहीं लगती। शेखू कौन कहेगा उसे? वो फिल्म नहीं लगती। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि बाप के सामने इतनी बुलंद आवाज़ में क्यों बोल रहा है। तो भाई ये सिचुएशन है, ये फिल्म की सिचुएशन है, और जब तक ये इतना लाउड नहीं आएगा इतना, तो कबीर साहब ने बहुत लाउड ड्रामा बोला है फिल्म का, और वो बहुत अच्छा। टीवी पे अंडर बोलते हैं, छोटी स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन, और वो मोस्टली आप ये देखिए स्टैटिक है, टेक्निक स्टैटिक है टीवी की। हम बैठे हुए बोलेंगे, एक जगह खड़े हैं, कैमरा कट उधर से लेफ्ट से राइट कट कर रहा है, फ्रंट कट कर रहा है, और फिल्म का कैमरा मूविंग है, कैरेक्टर मूव कर रहा है, या तो कैरेक्टर मूव कर रहा है, कैमरा उसको फॉलो कर रहा है, या कैमरा मूव कर रहा है, एक्टर उसको फॉलो कर रहा है। उसमें उन्होंने लाइट भी लेनी है, कहाँ मेरी लाइट है, अपनी मूव भी याद रखनी है, जुमले भी याद रखने, जुमले भी याद रखने, लाइट भी याद रखनी कि यहाँ आगे मुझे ये लाइट मिलेगी, वहाँ मुझे वो लाइट मिलेगी। तो ये बहुत मुश्किल काम है फिल्म का। और नूर साहब इस पे रोशनी डालने के, और उस ज़माने में और मुश्किल होता था और टेक्निकल होता था, चूँकि फीता होता था, तो अगर आपने एक टेक गलत कर दी तो मेरे ख्याल में हजार, लाखों नहीं तो हज़ारों का नुकसान हो जाता था प्रोड्यूसर का। मैं चाहूँगा एक्टर्स की कोशिश होती थी कि रीटेक्स ना हो। अभी तो टर्म होती थी एक टेक का एक्टर, ये बड़ी बात होती थी। तो ये बड़े मशहूर थे लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने में, कबीर खान साहब, मोहम्मद अली साहब और सुल्तान राही साहब, और इनकी मेमोरी बहुत पावरफुल। अच्छा एक्टर ही वो है जिसकी मेमोरी अच्छी है। रीटेक्स कम करता होगा? नहीं, रीटेक्स नहीं, हर चीज को याद रखता है ना, एक्सप्रेशन याद रखना, डायलॉग याद रखना, मूव याद रखना, एक चीज थोड़ी है। सामने वाले एक्टर्स के क्यों याद रखना। यस, वो ये बड़ी मेमोरी का काम है। तो जिनकी मेमोरी कमजोर है वो जब रिटेक देते थे तो कहते थे यार ये लाइट तू क्यों ले लिया भाई, दूसरे से पा लेंगे। ऊपर कहाँ है, ऐसे एक्टर थे हमारे पास जो दूसरों पे डाल देते थे अपनी गलतियां। लेकिन कुछ एक्टर ऐसे थे कि वो सफ़ों के सफ़े बोलते थे। अली साहब ने अदालतों में जो डायलॉग्स बोले हैं, मोहम्मद अली साहब ने, और फिर कबीर साहब ने, ये वो लोग थे। और मैं ये जो नूर भाई बात कह रहे हैं ना शाह जी, मैं उसमें थोड़ी सी उनकी इजाज़त से, एक तो मेमोरी भी, और मैं आप भी इसको मानेंगे कि मेमोरी के साथ साथ इससे एक चीज़ और भी साबित होती है। बहुत सारे लोगों की मेमोरी शायद उतनी शार्प ना हो, बहुत सारे लोग शायद एक की जगह 4 घंटे काम करके आते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ तो हो सकता है कि फोटोग्राफिक मेमोरी हो कुछ लोगों की, कि देखा और याद हो गया। कुछ इनमें से ऐसे होते होंगे जो शायद जिनकी मेमोरी तेज़ नहीं होती होगी, तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी मेहनत करते हैं उनके पूरे सीज जाते हैं। और फिर फिल्म में थोड़ा सा एडवांटेज ये मिल जाता था कि छोटे छोटे शॉट्स डिवाइड हो जाता था सीन, छोटे छोटे शॉट्स में। और फिर इसमें मुश्किल भी थी मूड मेंटेन करना, उस सुर को याद रखना। उस मूड सीन का शुरुआत की है, उसके बाद बीच वाले दरमियान में से एक शॉट ले लिया, फिर एंड का शॉट ले लिया, फिर बिगनिंग में आ गए, फिर वहाँ से कनेक्ट किया। फिर तो ये एक्टर्स की ये
खूबी होती थी। सईद नूर साहब, इस वक्त लग रहा है मुझे आप एक वाकई एक मूवी बना रहे हैं और आप वो जो है ना कि एक्शन और शॉट और कैमरा, अभी आपको हीरोइन ले लेंगे थोड़ी देर में। हीरो भी है, हीरोइन भी है। और लिटरली मुझे लग रहा है कि एक वो जो एक फील है ना मूवी की, वो एक आपके अंदर से निकल रही है। हम जज्बाती से लोग हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे करते हैं, हाथों के इशारे शुरू हो जाते हैं, ये हो जाता है। देखिए नूर साहब के लिए भी, कभी भाई के लिए भी, हमारा भी यही रवैया है जिंदगी का। ये करूंगा क्या, देखा जो गाना लगवा दिया उससे जो फील आई है, ऐसा मुझे लगा जैसे हम एक वो लार्जर देन लाइफ में एक बैठे और ये डायरेक्ट कर रहे हैं। कासिर साहब का कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं है। मुझे पूछते हैं ना लोग, यार आजकल क्या कर रहे हैं, मैंने वही काम कर रहा हूँ। हमें तो एक ही काम आता है भाई, फिल्म बनाना आता है और इसी में मर जाएंगे, कोई और काम करेंगे ही कर भी नहीं सकते। मुझे इतने लोगों ने कहा है कि मैं टीवी सीरियल बनाऊं, तो मैं नहीं बना सकता, मेरे अंदर वो पावर नहीं आती। और एक जमाने में जब इन्होंने थोड़ा थोड़ा जहन बन गया था तो मैं वो राइटर था जिसे इन्होंने कमीशन किया। अच्छा। तो इसलिए कि बड़ा मुश्किल काम, टीवी पे अगर मैं नाकाम हो जाऊं, मैं वो पहलू जो फिल्म में है वैसा मैं ना क्रिएट कर पाऊं, वो भी गया। वो कहेंगे वो तो तुक्का लगा हुआ था, है नी? 53 साल में जो सीखा है वो फिल्म ही है। और फिल्म ही और ये फिल्म ही है जिसकी वजह से देखें मैंने ये आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म पढ़ाई जा रही है, ये मेरी कोशिशों से। फिर मैंने खुद भी एकेडमी बनाई, फिर मैंने यहाँ तक किया कि जो ग्रेजुएट होते थे बच्चे, उनको मैं अपनी एकेडमी, अपने स्टूडियो बुला लेता था। अच्छा। क्योंकि वहाँ उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल नहीं, DSLR पे उन्होंने वो कुछ किया है, तो मैं वहाँ पे प्रोफेशनली लेंसेज और कैमरे रख के उनको सिखाता था। 4 दिन की वर्कशॉप करता था, उनको समझ आ जाती थी कि फिल्म मेकिंग है क्या। एक्सपीरियंस है आपका। तो वो फिर कहते थे यार 4 दिन में जाना है वो 4 साल में नहीं जाना। किताबें पढ़ के बोल देते हैं जो थ्योरी जो भी है, लेकिन जब आपके सामने आप आंख लगाते हैं कैमरे को, सवाल मैंने कहा एक लेंस के साथ फिल्म क्यों नहीं बनती भाई? इतने सारे लेंसेज हैं, 12-13 से शुरू होते हैं लेंस, फिर 24 आता है, फिर 40 आता है, फिर 50 आता है, फिर 75 आता है, फिर 80 आता है, फिर 100 आता है, फिर 120 आता है। मतलब इतने लेंस हैं, क्यों हैं? ये कोई भी नहीं पढ़ाता आज भी। हाँ, ये तो मेरे लिए भी बड़ी नई बात है। इसलिए कि हर लेंस का अपना एक इफेक्ट है और वो डायरेक्टर की आंख है, उसने जो विजुलाइज किया है कि ये जो मैंने शॉट लेना है ये इस लेंस में अच्छा लगेगा, फिर वो कैमरामैन को कहता है ये लेंस लगाओ। हमारे यहाँ क्या है, मुझे एक स्क्रीन प्ले है, अच्छा स्क्रीन प्ले जब स्क्रीन पे आता है तो लोग कहते हैं यार एडिटिंग बड़ी अच्छी फिल्म की, उन्हें नहीं पता कि ये स्क्रीन प्ले है। अगर कोई खूबसूरत लोकेशन का शॉट आता है कहते यार कैमरामैन ही बड़ी अच्छी, उनको ये नहीं पता कि ये डायरेक्टर ने कैसे इस लोकेशन पे जाके कैसे एंगल बनाया होगा तब ये खूबसूरत आया। वो यही कहते ओहो फोटोग्राफी बड़ी अच्छी। फोटोग्राफर तो अपनी मर्जी से कैमरा यहाँ से उठा के यहाँ नहीं रख सकता। जब तक पीछे अगर प्रॉपर डायरेक्टर हो तो काम कर रहा हूँ, अदरवाइज ये भी कहना है ना। ये फिल्म देखने का भी एक टेक्निकली जो हम लोग जब फेस्टिवल्स में जाते हैं तो हम यही मजे लेते हैं कि ये डायरेक्टर ने क्या किया है, एडिटर ने क्या किया है, एक्टर ने क्या किया है, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया है इन्होंने, तो वो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आम फिल्म देखने वाला वो जब तबसरे करता है तो वो यही करता है यार एडिटिंग बड़ी अच्छी, उन्हें नहीं पता एडिटिंग क्या है। अच्छा, अभी हम एक बात कर रहे थे, छोटी सी एक बड़े मज़ेदार बात अभी ब्रेक में भी कर रहे थे कि आपके फ़ोन के अंदर आजकल फिल्म्स बन रही हैं, तो इसी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। पहले मैं बताऊं आपको, हीरोइन को हीरोइन बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। वो आती थी, सेट पे बैठी रहती थी, हीरोइन को काम करते हुए देखती थी, सीखती थी, फिर कहीं जाके उसको किसी डायरेक्टर की नज़र पड़ी या कोई सिफारिश की, मेरा ऑडिशन ले लें, मुझे देख लें, तो उसको मिल गया, काम मिल गया। अभी क्या है, जो हीरोइन से बड़ी अपने आप को समझती है, वो अपने घर के लॉन में आएगी, चाहे वो किराए का घर है,
माली को कहेगी कि ये फुहारा जो है ना जिसपे पौधे पे, तुम ये बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, मेरे ऊपर डालो। वो ऊपर डालेगा तो उस ड्राइवर से कहेगी ये मोबाइल यहाँ रखो, तुम मुझे लो। वो ड्राइवर भी है, डायरेक्टर भी है। अब वो फुहारा डाल रहा है, वो मोबाइल से उसका बना, और वो पोज बना रही है, और कोई हमारा ही गाना नेड़े आ ही गा देगी है जी, और उसको वो अपलोड कर देगी और वो हीरोइन बन जाएगी। वो आके कहेगी देखिए जी मेरे इतने लाइक्स हैं। हाँ, ये सही बात है, इतने लाइक्स हैं, मेरी भी फॉलोइंग। तो इस चीज ने पैशन खत्म कर दिया है, स्ट्रगल खत्म कर दिया, रोमांटिसिज्म भी खत्म किया है। शाहजी वो जो रोमांटिसिज्म था ना यार, ये हमारी हीरोइन शाहजी घंटा डेढ़ घंटा खड़ी है, क्लोजअप लाइट अप हो रहा है। जी जी, लाइट होगी, क्लोजअप लाइट अप हो रहा है, कैमरामैन लाइट अप कर रहा है। अब क्या है कि अब आज के एक्टर्स, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये एटीट्यूड बन गया है। वो हीरोइन कहती है उसको खड़ा कर दे, वो लाइट करवा देगा। वो चाहे वो अपने केयर टेकर को खड़ा कर दे, वो खड़ा है, वो काला है, वो फेयर कलर में है, अब काले की लाइट हो गई है, तो अब जब वो आई वो तो बिल्कुल बर्न हो जाएगी ना। वो क्या करेगी? और डायरेक्टर की भी हिम्मत नहीं, वो सुपरस्टार है। अब ये जो शाहजी बात कर रहे हैं, वो पूरा वाक़या तो मुझे याद नहीं, तो कहीं मैं देख रहा था कि वो गालिबन संजय दत्त ने कहा कि वो अपनी बारी करके उसने कहा जी मैं तो अपने वो क्यूज़ नहीं दूंगा ना, वो खड़े हो। तो सुनील दत्त ने बहुत खफा हुए, बहुत डांटा उसे, और गालिबन सेट से नाराज़ हो गए बहुत। इसलिए कि सिर्फ अपना डायलॉग बोलना काम नहीं है, उस दूसरे के लिए वहाँ खड़े होना, पूरी लाइट करना, और वो अपना प्रॉपर उसको क्यूज़ देना, अपने तासुरात देना। हालांकि काम दूसरे का हो रहा है, एक्टर का हो रहा है, मगर आप वहाँ खड़े, उससे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जब उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो सीन बेहतर होगा, सीन बेहतर होगा तो पूरी फिल्म बेहतर होगी। नहीं, इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है शादी पाकिस्तान में। सुल्तान राही साहब पंजाबी थे, पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते थे, बहुत लाउड बोलते थे। तो उनके विलन जब बने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, वो सिंधी थे, उर्दू अच्छी बोलते थे, पंजाबी नहीं बोलते थे। वो खुद बताते कि मैं सेट पे बैठा रहता था जब उनके शॉट हो रहे हैं सुल्तान राही साहब के, ओए फलाने ये जो ये हो गया, अब मैं क्या करूँ? बिल्कुल टोन उनका नीचे पैदा हुआ। अगर वो ना बैठे हों, उसको ना वॉच करें, यस, ये असल बात ये करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, बहुत उम्दा, वो कभी ना कर पाते, बहुत उम्दा बात। तो ये जो है ना, ये असल बात ये थी जरूर साहब, ये आप जितने भी सीनियर एक्टर हैं सब में हैं। अभी नदीम साहब मेरी फिल्म शूटिंग कर रहे थे, मैं कहता था बेग साहब आप बैठे हैं, आपके शॉट्स नहीं है तो मैं बुला लेता हूँ। नहीं यार मैं देखूँ तो सही क्या हो रहा है। और वो देख रहे हैं कि जिसके साथ में सीन कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है। कंबाइंड तो चलो ठीक है, बाद में करना है, पहले नहीं कंबाइंड तो समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रही, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं नहीं हूँ, आप अकेले ही आपके शॉट हो रहे हैं, आपने पता नहीं क्या किया है, तो मैं क्या परफॉर्म करूँगा। डायरेक्टर जितना गाइड करेगा उतना ही करेंगे। देखिए मगर खुद देखा है, हाँ, ये छोटी बात है। मिसाल तौर पे एक सीन आपके साथ नहीं है और किसी और के साथ सीन में बस उसने तंज करते हुए किसी को यूं बजा दी मिसाल, अब ये आपको नहीं पता कि जेस्चर उसने दिया है, लेकिन अगर आपने देखा हुआ है तो उसी को आप स्क्रिप्ट में ऐड करके उसके जेस्चर को आप यूं कर सकते हैं किसी मौके पे। इससे छोटी छोटी खूबसूरतियां जो है वो पैदा होती हैं। एंड अबव ऑल जो बात कर रहे हैं सब इन्वॉल्वमेंट की, असल मेहनत तारीख कर लेना जिसे कहते हैं ना अपने ऊपर उसको। भाई आप ये देखिए ना, ये जो नूर साहब बात कर रहे हैं, जो बड़े एक्टर्स थे कभी सब थे उन्हीं में से। ये अलग बात है कि वो इसका शिकार नहीं हुए क्योंकि साइकोलॉजिकली गालिबन वो बहुत मजबूत आदमी थे। अदरवाइज बहुत सारे लोग तो नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो एक शख्सियत आपकी अपनी चल रही होती है, जैसे नूर साहब कह रहे हैं कि सेल्फ निगेशन आप करते हैं, और एक शख्सियत दूसरी आप तारी करते हैं। बाज़ औक़ात वो आप भूल जाते हैं अपनी शख्सियत को, और जो शख्सियत आपने जिसकी परफॉर्म किया होता है जो रोल, वो तारी हो जाता है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है लोग। ये दिलीप कुमार साहब बिगनिंग की जिसमें हिट हुए, सारी ट्रेजिक एंड था उनका, डेथ थी और ट्रेजेडी रोल्स थे, तो उनके ऊपर ये सवार हो गया नफसियाती तौर पे, वो गुमसुम रहने लग पड़े। फिर साइकाट्रिस्ट हो, डायरेक्टर्स ने उनको मशवरा दिया कि आप लाइट रोल करें, पॉजिटिव नोट। फिर उन्होंने कॉमेडी रोल शुरू किया। ये होता है एक्टर्स जो मेथड एक्टर होते हैं, मेथड एक्टर बड़ा। और एक तरफ मुझे लग रहा है कि लिटरली लेसन हो रहा है, एक तरफ मुझे लग रहा है कि बहुत सिनेमैटिक रोल, और ये अलग अलग चीजें भी नहीं है, न थी।
नहीं, ये सिनेमा और बट मूड लिटरेचर चेंज है हमेशा, ना, इसका मूड चेंज है, आपका मूड जरा डिफरेंट है, और वो मिक्स करके हमने एक, वो कहते हैं ना कि एक अपना एक जेस्चर बनाया है। और सिनेमा तो कॉम्बिनेशन है ये सारे आर्ट्स का। हाँ। उसमें लिटरेचर भी है, उसमें पेंटिंग भी है, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें रक्स भी है, उसमें कहानी भी है, तो बहुत ही। हाँ, तो अच्छा लगा है। कभी साहब के साथ साथ हम याद ताज़ा भी कर रहे हैं, इंसिडेंट्स भी कोट कर रहे हैं, और एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा को भी रिवाइवल के तौर पे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। व्यूअर्स, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। गुड मॉर्निंग का नाइट। बहुत खूबसूरत नईम अब्बास आपने गाया और आपकी सिंगिंग से कहते हैं हमें बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो।
कवि साहब, उनको हम आज याद कर रहे हैं और मैं सभी याद कर रहे हैं। अब मैं घर में आने से पहले भी याद कर रहा था, साइमा से मेरी बात हो रही थी। साइमा ने बड़ी एक बात मुझे बताई, कहती है आपको मालूम है कवि खान जो हैं सिर्फ नाम के खान नहीं थे। अच्छा, कहती हम पश्तो में बात करते थे आपस में, पश्तो स्पीकिंग। तो मुझे बड़ी हैरत थी, मैंने कहा अच्छा हम तो उनको उर्दू, हाँ उर्दू जो कि बहुत शुस्ता थी, स्पीकिंग ही समझते थे बड़ी। तो कहती है पश्तो में हम जब भी सेट पे इकट्ठे हुए तो पठान जितने भी हुए उन्हें पश्तो बोलते, वो भी आपस में एक कम्युनिटी पंजाबी तो पंजाबी शुरू कर देना, ऐसे भी यही करते हैं। अच्छी बात है, अपनी माँ बोली पे फख्र करना चाहिए। अगर हम फख्र नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी हम जो फख्र करने वाली चीजें उनको छुपाते हैं। सही कह रहे हैं, नहीं बोले बच्चों को। अब पहले ये होता था बच्चों को उर्दू सिखाई जाती थी, उर्दू बोले, मेहमान आए उर्दू बोले। अब कहते हैं अंग्रेजी बोले। हाँ। कोई ये नहीं कहता कि पंजाबी बोले। हाँ। पंजाबी च आके सलाम करना है, पंजाबी च कोई नहीं कहता, छुपाते हैं। और ये अपनी आपकी जो मदर टंग है वो, इसके साथ साथ जो अब हमारी कौमी जुबान है और अंग्रेजी भी दुनिया की उस तरक्की के लिए सेकंड लैंग्वेज तो दोनों तीनों आपको आनी चाहिए। और उससे मोहब्बत का ये मतलब नहीं है या कि जी आप अपनी जुबान से वो करते। बड़ी अच्छी बात अशफाक साहब ने की, उन्होंने कहा यार मान लिया कि एलिज़ाबेथ टेलर जी है बड़ी खूबसूरत औरत है, पर यार मैं उन्हें अपनी माँ तो नहीं कह सकता। हाँ। वो माँ का जो वो है, अगर वो दुनियावी लिहाज से वो तो माँ होती ही खूबसूरत है। ये बात ही अजीब व गरीब है कि माँ खूबसूरत है, लेकिन अगर दुनियावी जो मयार आपने बना दी है उसके मुताबिक कोई औरत ना भी अगर उतरती हो या मर्द अगर ना भी उतरता हो या बच्चा ना उतरता हो, मगर आपको तो वही प्यारा लगेगा ना जो आप। उस पर मान करना चाहिए, उस पर फख्र करना चाहिए, और उसके अंदर एक हुस्न होता है। तो पंजाबी है, बलोची है, हमारी ज़ुबानें हैं, सिंधी है, पश्तो है, सारी खूबसूरत ज़ुबानें, साथ में उर्दू भी हमारी कौमी ज़ुबान है वो। और दुनिया के लिए आप अंग्रेजी भी सीखें, कभी भी लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता। जी हाँ, बट अपनी एक शिनाख्त होती है आपकी। और ये जो बात अभी हुई ना, देखिए ये ज़रा थोड़ी सी हट के है इस मौजू से, मगर कवि साहब हो गए, फिरदौस भाई हो गए, फिरदौस जमाल साहब, दीगर कई लोग, आपको पता है, आपको शायद हैरत हो मगर गैर महसूस तरीके से ये लोग वफाक की भी अलामत है, वफाक पाकिस्तान। कैसे? जैसे अभी शाहजी ने बात की, फिरदौस साहब भी पेशावर के थे, कवि साहब भी, जी कवि साहब भी पेशावर के थे, फराज साहब हमारे वो भी KPK से थे, कोहाट के थे गालिबन। लेकिन आप देखिए कि इन सब लोगों ने, अब कवि साहब ने अपने आखिरी दिनों में मेरे ख्याल में 10-15 साल कराची में कितना काम किया। अच्छा, अब इसमें ना उससे एक मोहब्बत पैदा होती है। आपके खैबर से लेके सिंध तक लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, मिल के कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आप PSL में देखते हैं, पाकिस्तान की टीम में देखते हैं, ऐसी फिल्म में आपको बदर मुनीर भी एक साथ नजर आ रहे हैं, कबीर खान भी नजर आ रहे हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी भी नजर। आप जरा कॉम्बिनेशन देखें कि सिंध का एक बेटा जो है मुस्तफ़ा कुरैशी, वो भी मौला जट में है, और सुल्तान राय साहब भी। तो ये लोग ना, अच्छा उसकी वजह क्या है कि ये आते कहीं भी से थे, मगर जब इनका कैरेक्टर, इनका मिलन वर्तन जिसे कह रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ खूबसूरत होता था, तो उससे एक मोहब्बत पैदा होती थी उस खित्ते के बारे में। अब बहुत सारे लोगों की जो कवि साहब के दोस्त होंगे, उनकी जो वाहिद मुलाकात होगी पश्तो ज़ुबान के हवाले से, या तारुफ होगा पश्तो से, KPK से, पेशावर से, वो या कवि साहब होंगे या फिरदौस जमाल होंगे। तो कितना उम्दा तारुफ है, उससे मोहब्बत एक पैदा होती है। ये है जरा हटके, मगर ये हकीकत गैर महसूस तरीके से ये लोग जोड़ते थे पूरे पाकिस्तान का दिल। जी। और ये जो अभी बात हो रही थी ना, वो थे तो खैर डिक्टेटर, मगर बहरहाल उस वक्त हुक्मरान थे। तारीखी वाक़या है इसलिए मैं शेयर कर लेता हूँ कि दलीप साहब जब आए एक ज़माने में, तो कवि साहब कहते हैं कि मैं एक दोस्त को उन्होंने सुनाया कि मैं आ रहा था दूर से, तो उस वक्त जो हुक्मरान थे ज़िया साहब थे, तो वो चलते हुए आगे बढ़े और उसके बाद उन्होंने कवि साहब का हाथ पकड़ा। ये लोग हमारी शनाख्त थे, पेश करने के लिए होता ना, जैसे मैं कहूँगा यार अच्छा मुझे बहुत पसंद है, मुझे अपना अल्पिचिनो भी बहुत पसंद है, मुझे मारियो पिज़ो भी बहुत पसंद है, मुझे डायरेक्टर्स भी बहुत पसंद हैं वहाँ के, बराबर में भी यश चोपड़ा हैं, ये है। मगर जब कहीं वो होगा तो मैं कहूँगा अच्छा यार मेरे पास सैयद नूर भी है, ज़रा इसे। तो ज़िया साहब ने पकड़ा, उनका हाथ पकड़ा, दलीप साहब के सामने लेके गया, उन्होंने कहा देखिए हमारे भाई कवि साहब हमारे। तो ये बड़ी बात होती है कि कोई शख्स आपको किसी शोबे में मान दे, प्राइड दे। आप कहें कि यार अच्छा तुम्हारे पास अगर टेंडुलकर है तो मैं कह सकूँ कि यार मेरे पास इंजमाम भी तो है।
तो बड़ा इन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। फख्र करना चाहिए। जय फख्र साहब मूवीज में बात करें तो आप एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया हैं, अरसे से काम कर रहे हैं, कैरेक्टर्स में भी आपने उनको ढाला, उनके साथ काम किया और उनको अपनी मूवीज में भी आपने पेशकश की काम करने की। कवि साहब को कभी की? मैंने पेशकश नहीं की, उन्होंने मुझे की। उन्होंने आपको कहा? उन्होंने कहा मेरी फिल्म बनाओ। अच्छा, डायरेक्ट करो मेरी फिल्म। हाँ, मेरी फिल्म बनाओ, मैं बनाना चाहता हूँ फिर से। ये कब की बात है शाह जी? ये है 5-6 साल पहले। की आपने? अच्छा, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरी दिनों में भी उनकी कोई रीसेंट टाइम्स की बात है। अब क्या कमिटमेंट है? 5-6 साल 5-6 साल, ठीक है। क्या कमिटमेंट है? नहीं, तो मैंने फिल्म बनानी है, तुम आओ मेरी तरफ। वाह वाह। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। फिर मुझे पता चला वो अमेरिका चले गए, फिर वापस आए हैं। तो एक सेट पे मुलाकात हुई एवेन्यू स्टूडियोज। मैंने कहा वो क्या हुआ कवि साहब, हम फिल्म बनाने जा रहे थे। ओ यार तो अब मैं बताता हूँ। तो बैठ मेरी अंदर से मेरी अपनी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैंने उनको डायरेक्ट नहीं किया हुआ। मेरी लिखी हुई फिल्मों में बेपनाह उन्होंने काम किया, तो मेरी ख्वाहिश थी। तो दुख रहेगा, इतना बड़ा स्टार जिससे मैं अपने लिए इज्जत ले सकता था, मैं नहीं ले पाया। ये बात ठीक रहेगी। अल्लाह के काम है, बांटने वाला तो ऊपर बैठा है वो ना। एक आधा कैरेक्टर और जो आपको याद हो थोड़ा सा उनके बारे में? कवि साहब के कैरेक्टर? कवि साहब का तो देखो मैं बात पूछना चाह रही हूँ, वाकया को बात। हाँ नहीं, वाकयात देखिए, जब आपके साथ होते हैं ना लोग, तो आपको सब याद होता है। जब वो चले जाते हैं ऐसा डिप्रेशन आता है कि आप भूल जाते हैं। शौक होता है ना कि मेरे साथ काम करते रहे। और तो ये तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी अचानक। तो मुझे तो खबर थी कि वो गए हुए हैं, लेकिन ये खबर नहीं थी कि वो इतने बीमार हैं। हाँ, बीमार हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। हमारी दुआएं हैं उनके लिए ढेर सारी। ऐसे लोगों के लिए तो दिल से दुआ निकलती है जो मोहब्बत का पैकर हो, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी पे, स्टेज पे, ड्रामों में, फिल्मों में मोहब्बतें ही बांटी। वाह। मैं बताऊं, वो इतने बिजी होते थे कि जाते जाते मतलब एक फ्लोर से निकले हैं, मगर इधर अगर शूटिंग हो रही है तेरी सूरत मेरी आंखें की या मोहब्बत की, तो उधर बदले की दुनिया साथी की हो रही है, उधर किसी और की हो रही है। तो तीनों में कवि साहब हैं। अच्छा। अब इधर का निकले और जो उधर इंतजार हो रहा है, रास्ते में कमीज बदल ली, ये बदल लिया, हाँ जी रेडी जी, वहाँ बोले, वहाँ से निकले, वहाँ बदल गए। इन्होंने इतना काम, डेडिकेशन, कमिटमेंट, किसी को मना नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, किसी को ये नहीं कहा। पंक्चुअल थे। हाँ, बहुत पंक्चुअल थे। सीखना चाहिए उनसे। नहीं, जितने भी सीनियर एक्टर, हाँ, सभी सब हमारे सबसे सीनियर एक्टर तालिश साहब या अलाउद्दीन साहब, मोहम्मद अली साहब। मैं मोहम्मद अली साहब को आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, छोटा सा। मोहम्मद अली साहब इतने बिजी थे कि उन्होंने टैडी शिफ्ट निकाली थी। टैडी शिफ्ट क्या थी? सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से आगे दूसरी, और फिर 7 बजे से आगे तीसरी। अच्छा शायद ये तारीख भी है, ये मोहम्मद अली साहब की निकाली। हाँ, मोहम्मद अली साहब। तो इंटरेस्टिंग। हमारी इल्ज़ाम की शूटिंग थी, इसमें डाकू बने हुए थे। तो हम लोग असिस्टेंट को देखे 10 बजे का अगर नोटिस है, 10 बजे पहुँचना, तो 9 बजे असिस्टेंट को पहुँचना था। अभी चूँकि ये 7 बजे शुरू हो गया था, तो हमें 6 बजे पहुँचना था। लेकिन हम 6:30 बजे पहुँचे, बसों पे ये वहाँ पहुँचे, एवेन्यू स्टूडियो में दाखिल हो रहे हैं, तो सामने वो काले कपड़े पहन के मोहम्मद अली साहब टहल रहे हैं। अरे सुअर, अभी आ रहे हो तुम लोग? ये एक्टर, आज पूरा यूनिट बैठा होता है जी। एक्टर के इंतजार में, और वो एक्टर नहीं आता। तो बड़े कौन हुए? पैसा वैसा या ये पैसा वैसा तो मिल जाएगा, मगर एक अपने फन में एक अपना फख्र भी होता है ना। जैसे अब हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत पंजाबी में देसी मुहावरा है कि सारी दुनिया मंदी नाई नहीं मानते। कि अब जो बात कर रहे थे ना, असल दाद क्या होती है? जैसे हम जब काम करते थे या भी करते हैं, मेरी कहीं ख्वाहिश ज़रूर होती है कि यार बाज़ अगर प्ले हिट हो गया, यार नूर साहब ने देखा कि नहीं देखा। अब इफ्तिखार भाई ने मुझे एक मरतबा एक दाद दी, एक प्ले की, इफ्तिखार आरिफ साहब, वो सारी जहान की दाद से बिल्कुल अलग है। कि जब आपके शोबे के लोग, अगर आप ये नहीं करते, अपने काम में मेहनत नहीं करते, कमिटमेंट नहीं करते, तो बाज़ औक़ात आपको पैसा मिल जाता है, शोहरत भी मिल जाती है, मगर वो जो इज्जत होती है ना एक काम की, जैसे आज हम तालिश, आपको शायद बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं शायद अब पता होगा,
मगर वो अपने काम करके गए हैं और उस अहद के लोग 30 साल बाद भी उन्हें याद करते हैं। ताली साहब का जिक्र हो रहा है, अलाउद्दीन साहब का जिक्र हो रहा है, बड़े लोग, बहुत बड़े, अजमल साहब, एम इस्माइल साहब, बहुत बड़े नाम है। तो ये लोगों से सीखने। अब देखें ना, अभी जो नूर साहब ने बात की, अगर उसको आप मजीद में इंटेंसिफाई करूं तो बुनियादी तौर पे 75 साल की उम्र में 35 नाकाम ये फिल्में जो चली नहीं, नाकामी एक अलग चीज होती, चली नहीं, पैसा नहीं जिन्होंने बनाया, यूं लीजिए 35 फिल्में लूज करने के बाद 75 साल की उम्र में मोहम्मद कबीर खान एक और फिल्म बनाना चाह रहे थे। क्या कमिटमेंट है, आप देखिए, तसव्वुर कीजिए अपने काम से। ठीक है, काम है, भी डेडिकेशन होनी क्या चाहिए, कमिटमेंट, चलना ना चलना, योर फेट। नूर साहब, आप लास्ट में क्या कोई एक मैसेज, कोई पैगाम, कोई याद, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पैगाम तो ऐसा कैसा नहीं है, लेकिन मैं आज के एक्टर्स को ये ज़रूर कहूँगा कि अगर एक्टर बनना है तो मोहम्मद कबीर जैसा बने। वाह वाह वाह, जो इंसान भी अच्छे हैं, एक्टर भी अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, वेल प्लेड कबीर साहब। आज क्या किया, इनिंग्स अच्छी खेली है, बहुत बातें की हैं आज, उनको हमने ना याद किया है। आज लगता है कि आज जैसे अच्छा होता है ना कि जो शख्स चला जाता है, लेकिन जब हम उनको कमेमोरेट करते हैं, याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही है। नहीं, एक पिक्चर ऐसी, एक ऐसा डायफ्राम बन जाता है कि हमें लगता है कि हमारे याद तो हम करेंगे उनको, हर मूवमेंट पे करेंगे। जब भी कोई अच्छा रोल आएगा, ओ यार कबीर साहब होते तो वही, वाह, जब भी कोई डिफिकल्ट रोल आएगा, यार ये रोल कबीर साहब ने कर, ये वो कमाल कर, तो ऐसा ढालना चाहिए था। तो ऐसा इंसान को छोड़ के जाना चाहिए तासुर। हाँ, यही है और क्या, और यादों में रहना चाहिए। ऐहो जा रख बंदिया बैन खलो, कोल होवन ते हंसे, कोल होवे ते हसन लोकी, दूर होवे रोन। वाह वाह, बहुत शुक्रिया सईद नूर साहब। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने हमारे एक लीजेंड के लिए हमें बात करने का मौका दिया, और थैंक यू सो मच। मुझे वो नईम कह रहा था, मैं अगर आप इजाजत दें इस पे मैं 2 शेर आपको कवि साहब के बस इस वक्त आखिरी मराहिल में एक शेर मैं आपको सुना पे पहुंच गया। बिल्कुल, असल में नूर साहब की बात, कोई शेर मैंने दर्ज वो कर दिया। भूल सकता है इन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है इन्हें कोई भी ऐसे कैसे, रफ्तगा यानी गुजर जाने वाले, भूल सकता है इन्हें कोई भी ऐसे कैसे, रफ्तगा दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। और कवि साहब की नज़र है कि वो तो अनमोल था, नायाब था, इकलौता था, उसकी तशबीह करें हम किसी शय से कैसे। खूबसूरत बात। आज का प्रोग्राम कवि साहब के नाम और कवि साहब की याद में। तो नाजरीन, मिलेंगे कल हम एक और नए प्रोग्राम के साथ। हमेशा देखते रहिए धना।